डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर जो 11 है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग जो मटेरियल हैं, वाटर हैं, मिनरल्स हैं, फूड हैं, वो प्लांट में किस तरीके से मूव करता है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, जैसे एनिमल्स में पाया जाता है हार्ट और जो ब्लड वेसल्स है सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। तो प्लांट्स के पास कोई ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, और फिर भी प्लांट्स अपना जो मटेरियल है वो मूव करते हैं एक भाग से दूसरे भाग में। वाटर टेकन अप बाय रूट्स, जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है और उसको सारे भागों में पहुंचाया जाता है अप टू वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। और जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं कुछ प्लांट्स के, तो बहुत लेंथ, जो हाइट है बहुत लंबी हो जाती है उनकी, और उस भाग तक भी, बिल्कुल उसके टिप तक भी जो वाटर है उसको पहुंचाया जाता है। फोटोसिंथेसिस और फूड सिंथेसाइज्ड बाय लीव्स, जो पत्ते हैं वो खाना बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेट्स का मतलब है फूड। और उसको भी फिर अलग अलग भागों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसके अंदर जैसे रूट्स हैं, रूट की टिप, जैसे पत्ते वैसे टॉप पे होते हैं बिल्कुल, और उनसे जो खाने को फिर बिल्कुल डीप इन द सोइल, जो कि मिट्टी के अंदर जो जड़ें पाई जाती हैं, उनके अंदर भी खाने को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस विद इन सेल, अक्रॉस मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल। तो जो मूवमेंट्स हैं खाने की, वो एक सेल के अंदर भी हो सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कम दूरी तक भी हो सकती है सेल के अंदर, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सेल वाल होती है, उसके अक्रॉस भी करवाई जा सकती है, या फिर एक सेल से दूसरे सेल में वो मूवमेंट है अलग अलग जो वाटर है या फिर फोटोसिंथेट्स हैं उनकी देखने को मिलती हैं। इन ए फ्लावरिंग प्लांट, जो कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं, सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटेड। जो मेन मेन जो न्यूट्रिएंट, जो भी सब्सटेंस हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं पूरे शरीर के अंदर, जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उनमें वाटर आ जाता है। मिनरल न्यूट्रिएंट का मतलब जो खनिज लवण है वो आ जाते हैं, अलग अलग जो पोषक तत्व हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब जो कि खाने से रिलेटेड, जैसे ग्लूकोज वगैरह है, जो फूड स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में भी, तो इनको भी, ये भी वो सब्सटेंस है जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, जो कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन, यदि थोड़े जगह तक लेके जाना है सब्सटेंस को, तो वो तो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, जिसके अंदर हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो चीज़ें हैं वो मूव करती हैं। एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हो सकता है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है जो साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है एक साथ में, और वो किसके द्वारा मूव करवाया जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें एनर्जी है वो यूज की जाती है। जो डिफ्यूजन है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये भी हम इसी पार्ट में देखेंगे, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज प्रोसीड थ्रू वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फिलोएम। जो ज़्यादा दूर तक यदि चीज़ों को मूव करवाना है, अलग अलग सब्सटेंस को मूव करवाना है, तो उसके लिए वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फिलोएम है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जाइलम जैसे जो प्लांट्स में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स का, और फिलोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। टिश्यू होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, हमने इनको पढ़ा था। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब किस किस दिशा में जो ट्रांसपोर्ट है वो देखने को मिलता है प्लांट्स में। एक यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है जो कि केवल एक ही दिशा में मिलेगा। जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू द स्टेम, लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन। जो भी खनिज लवण पौधा जड़ों से अवशोषित करता है पानी के जरिए, तो उनको अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ भेजा जाता है, मिट्टी से ऊपर की तरफ, जो स्टेम, लीव्स और ग्रोइंग रीजन है उनके अंदर। इन रूटेड प्लांट,
जिनके अंदर जो मतलब जड़ वाले पौधे होते हैं। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज असेंशियल यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू द स्टेम। तो हमेशा जो ये डायरेक्शन होती है ट्रांसपोर्ट की, वो एक यूनिट डायरेक्शन में ही काम करता है। पौधे जो पानी है वो जड़ों से अवशोषित करते हैं, तो जाइलम का जो मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट का, वो केवल एक ही डायरेक्शन होती है, उसकी रूट से स्टेम्स की तरफ लेके जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट होती है बस यहाँ पे। हार्मोन्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन ए स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल। तो इसके अंदर भी यदि कोई हार्मोन वगैरह वाटर के साथ मूव भी करने हैं तो उनको भी केवल एक ही डायरेक्शन में है वो मूव करवाया जाता है। पोलराइज्ड का मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन उसकी मिलेगी। मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। जो अलग अलग ऑर्गेनिक या फिर मिनरल्स होते हैं, जिसमें जो ग्लूकोज वगैरह आ जाता है, फूड वगैरह जो मटेरियल है, वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको फोटोसिंथेटिक लीव्स के अंदर तैयार किया जाता है, जो ग्रीन लीव्स होते हैं, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट का मतलब अलग अलग जो प्लांट पार्ट है उनके अंदर उनको बेच दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन, तो कुछ ऐसे भाग होते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं, तो उनके अंदर भी जो फूड वगैरह जो बनता है उसको बेच दिया जाता है। फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, और एक बार स्टोरेज ऑर्गन में यदि वो चले जाते हैं तो उसके बाद जब जरूरत पड़ती है प्लांट्स को तो वहां से उनको निकाल के भी लेके आया जा सकता है। जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है कुछ टाइम तक, तो उस टाइम पे पत्तों में जो है जो फूड नहीं बनेगा, और इसके लिए वहाँ पे फूड की जो कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए अब जहाँ पे पत्ते ने खाना भेजा था वहाँ से वापस वो लेके भी आ सकते हैं। फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, तो वहाँ से वो री एक्सपोर्ट भी उनको किया जा सकता है। वैन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेनिसेंस, जब भी कोई प्लांट पार्ट है वो सेनिसेंस का मतलब ओल्ड एज में चला जाता है, तो वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको विदड्रा कर लिया जाता है। जैसे पत्ते वगैरह जब गिरते हैं तो गिरने से पहले ही उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स उनमें से निकाला जा सकता है, तो उसको निकाल लिया जाता है। तो ये एक मल्टी डायरेक्शनलिटी को शो करता है, क्योंकि एक टाइम पे जब नीड थी तो वहाँ पे मटेरियल को लेके आया जा रहा था, अब जब वहाँ पे नीड खत्म हो जाती है तो उससे वहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स हैं उनको री एक्सपोर्ट मतलब वहाँ से निकाल सकते हैं, और उसको ग्रोइंग पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के उनके अंदर बेच दिया जाता है। तो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहलाता है, जो कि फूड का देखने को मिलता है, और फिलोएम जो टिश्यू होता है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। जाइलम के अंदर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और सबसे पहला जो मीन्स है, माध्यम मतलब किस किस चीज़ के जरिए जो डिफ्यूजन है मतलब जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में वो होता है। और जैसे कि जो डिफ्यूजन है, सबसे पहले पहला मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, तो ये पैसिव मूवमेंट में आता है। पैसिव मूवमेंट क्या होती हैं, जिसमें वन पार्ट ऑफ सेल टू द अनदर पार्ट, जिसके अंदर जो मूवमेंट है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या फिर एक सेल से दूसरे सेल में करवाई जाती हैं, और शॉर्ट डिस्टेंसेज, ये कम दूरी तक ही काम करता है, और फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीव टू आउटसाइड। तो ये कई बार जो पत्ते के अंदर जो स्पेस होता है उससे भी पत्ते के बाहर है जो चीज़ों को मूव करवाता है, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, तो यहाँ पे कोई एनर्जी है वो उसका खर्च नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद डिफ्यूजन, मोलिकुलर मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम फैशन, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रैंडम का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, एक जगह है जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो वो कम मात्रा में फैल जाते हैं। स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही धीमी प्रोसेस होती है, और इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम, तो ये किसी लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है, ये फिजिकल प्रोसेस होती है, आउटसाइड द लिविंग सिस्टम भी हो सकती है। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रैदर देन ऑफ द सॉलिड, तो डिफ्यूजन इन सॉलिड मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस है उसके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा पाया जाता है, किसके कंपैरिजन में, रैदर देन ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनके जो पार्टिकल हैं बिल्कुल पास पास कॉम्पैक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते, और यदि वो मूव नहीं कर पाएंगे तो किसी भी दूसरे मटेरियल के अंदर वो जा ही नहीं पाएंगे। तो सॉलिड्स का डिफ्यूजन नहीं पाया जाता ज़्यादा, बल्कि सॉलिड्स के अंदर जरूर डिफ्यूजन पाया जाता है। जैसे गैस वगैरह होती है, वाटर वगैरह होता है, वो सॉलिड के अंदर उसके जो पार्टिकल हैं वो चले जा सकते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब कई बार पूछ लिया जाता है कि डिफाइन करो इस पॉइंट को, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रैदर देन ऑफ द सॉलिड, तो इसका मतलब यही है कि सॉलिड हैं जो वो खुद डिफ्यूजन शो नहीं करते, वो उनके खुद के पार्टिकल किसी दूसरी मेम्ब्रेन में नहीं जा सकते, किसी भी दूसरी जगह पे नहीं मूव कर सकते, लेकिन उनके अंदर जरूर दूसरी चीज़ के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकती हैं।
मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। तो ये एक डिफ्यूजन माध्यम होता है जिसके द्वारा जो गैसियस मूवमेंट हैं, जो गैस हैं अलग अलग, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर डिफ्यूजन के द्वारा ही भेजा जाता है। फैक्टर कौन से जो डिफ्यूजन रेट को प्रभावित करते हैं? ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कितनी मात्रा प्रेजेंट है उसका, कितना प्रेशर है। ग्रेडियंट का मतलब मात्रा बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन जो हम जिस भी चीज़ का डिफ्यूजन करवाना चाहते हैं वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कितना परमिएबल करती है उनको, जो डिफ्यूजन पार्टिकल्स है उनको। टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर यदि बढ़ता है तो उससे भी जो डिफ्यूजन का रेट है वो प्रभावित होता है। जैसे ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। परमिएबिलिटी जितनी ज़्यादा है उतने पार्टिकल उसमें से पास कर सकते हैं, तो डिफ्यूजन ज़्यादा शो करेंगे। जबकि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी, यदि टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं हम तो उससे जो डिफ्यूजन है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। और प्रेशर डिपेंड कर रहा है कि बाहर से यदि हम लगा रहे हैं तो डिफ्यूजन कम हो जाता है, लेकिन यदि डिफ्यूजन के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा प्रेशर है तो वो फास्ट मूव करके तो वो जल्दी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा देते हैं। तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं डिफ्यूजन में, जैसे पार्टिकल्स से पहले एक जगह पे इकट्ठे हुए पड़े हैं, उसके बाद वो पूरे मीडियम में फैल जाते हैं, तो इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब जो हाईयर कंसंट्रेशन है उससे लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। और इसका एक मूविंग पिक देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाईयर कंसंट्रेशन है और जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कोई भी इसकी परमेबिलिटी को शो कर रहा है तो ये पार्टिकल्स हैं हाईयर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देख सकते हैं ये मूव करना स्टार्ट हुए हैं और उसके बाद अपना जो एक जैसी कंपोजिशन है वो बना लेते हैं थोड़े टाइम के बाद, तो ये डिफ्यूजन होता है। उसके बाद पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट्स, ये क्या होते हैं? डिफ्यूजन ऑफ कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलो ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर। सिम्पोर्ट में मतलब दो जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ मूव करते हैं, और साथ खासकर किन में देखने को मिलता है? ये जो कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर पाए जाते हैं, कुछ पार्टिकल को मूव करते हैं इनसाइड और आउटसाइड द सेल, मतलब सेल से अंदर और सेल से बाहर। और कई बार ये किस टाइम ही इनकी कंडीशन होती है कि ये दो पार्टिकल को एक साथ मूव करवा सकते हैं। तो इनके अंदर क्या रहता है? एक सिम्पोर्ट होता है जिसके अंदर बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, तो जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है एक ही डायरेक्शन में मूव किए जाएंगे तो उसको सिम्पोर्ट बोला जाता है। जबकि एंटीपोर्ट में वो दोनों पार्टिकल अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इनको नेक्स्ट स्लाइड में हम डायग्राम से भी समझेंगे। और यूनिपोर्ट क्या होता है? जब एक सिंगल मॉलिक्यूल अकेला ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से क्रॉस करता है, उसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, उसको यूनिपोर्ट बोला जाता है। सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट ये मतलब बाईपोर्ट के एग्जाम्पल है जिसमें दो मॉलिक्यूल हैं वो एक साथ मूव करते हैं, और यूनिपोर्ट के अंदर एक सिंगल मूव मॉलिक्यूल है वो ही मूव करता है बस। तो यहाँ से हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, और इसके अंदर ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो कि मूव करवाते हैं पार्टिकल्स को। यूनिपोर्ट में केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसी को मूव करवाया जा रहा है। सिम्पोर्ट में जैसे देख सकते हैं जो एक साइड से एक जैसे मॉलिक्यूल, उनके डायरेक्शन एरोज हैं वो बाहर की तरफ बने हुए हैं, तो उनको एक बाहर की तरफ ही लेके जाया जा रहा है। और जबकि एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल यदि बाहर की तरफ जा रहा है तो जो पर्पल कलर का मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ लेके आया जा रहा है, तो एंटीपोर्ट में डायरेक्शन अपोजिट हो जाती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर घुलते हैं, वाटर लविंग सब्सटेंस होते हैं, तो उनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, इस विधि के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस क्रॉस करवाया जाता है। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को मूव नहीं करने देती, क्योंकि उसकी जो नेचर होती है वो हाइड्रोफोबिक, जो मिडल पोर्शन होता है उसमें से मूव करवाना इनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिसके अंदर जो स्पेशल प्रोटीन है वो यूज किए जाते हैं इन सब्सटेंस को मूव करवाने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी एक पैसिव प्रोसेस ही होती है। डिफ्यूजन का ही टाइप है। ट्रांसपोर्ट रेट रिच ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड, जितने प्रोटीन ट्रांसपोर्ट लगे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यदि वो सारे एक साथ काम कर रहे होते हैं तो जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट रेट है, जो डिफ्यूजन है वो फास्ट रहता है। और सैचुरेशन लेवल उसी को बोलते हैं जब सारे जो प्रोटीन है वो अपना काम पे लगे होते हैं पार्टिकल्स को, जो सब्सटेंस को मूव करवाने में। वेरी स्पेसिफिक होता है ये, क्योंकि इनकी जो एक पोर साइज वगैरह होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए बना होता है। और ये सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अपटेक कर पाते हैं। अपटेक का मतलब उसको अवशोषित करके उसको एक साइड से दूसरी साइड में भेज सकते हैं।
सेंसिटिव टू इनहिबिटर, तो इनहिबिटर के प्रति भी ये सेंसिटिव होते हैं, मतलब यदि कोई भी मतलब ऐसे सब्सटेंस इनके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं जो इनकी एक्टिविटी को बंद करते, उनको इनहिबिटर बोला जाता है। और जब ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं तो इनका जो डिफ्यूजन है, जो इनकी जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। प्रोटीन होम लार्ज चैनल्स विच आर ऑलवेज ओपन अदर कैन बी कंट्रोल्ड, तो प्रोटीन्स होते हैं जो इंटीग्रल प्रोटीन, उनके बीच में जो चैनल्स का मतलब है, जो एक कैविटी है, एक ट्यूब है, वो काफ़ी बड़ी कैविटी रखते हैं और वो जो कि हमेशा खुली रहती है, हमेशा ओपन रहते हैं ये। अदर कैन बी कंट्रोल्ड, और कुछ जो प्रोटीन्स हैं उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, मतलब कब उनको ओपन करना है, कब कंट्रोल बंद करना है, तो उसको कंट्रोल भी किया जाता है। पोरिन्स, प्रोटीन फॉर्मिंग लार्ज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, तो कुछ प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर जो आउटर सरफेस है उनके अंदर कुछ पोर, लार्ज पोर के कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन के अंदर कुछ ज़्यादा जो बड़े छिद्र हैं वो देखने को मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास, छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे प्रोटीन के साइज के जो छोटे प्रोटीन होते हैं उनको भी ये पास करवा सकते हैं उसमें से। एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ऊपर बाइंड होते हैं आके, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स देन रोटेट, तो जो प्रोटीन है वो रोटेट कर जाता है और उसका जो जिस भाग पे वो मॉलिक्यूल बाहर से आके अटैच हुआ है वो पार्ट उसका अंदर की तरफ चला जाता है और मॉलिक्यूल्स को वो इनसाइड द सेल है वो छोड़ देता है। जैसे जो वाटर चैनल होते हैं तो मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन, तो ये 8 अलग अलग प्रकार के एक्वापोरिन से बने होते हैं, वाटर चैनल होते हैं, और जो वाटर को मूव करवाते हैं तो उनको एक्वापोरिन बोला जाता है। तो उसके बाद हम पिक से देख सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस है, ये बाहर है, सेल से बाहर का जो जगह है ये सेल के अंदर की जगह है जो साइटोप्लाज्म हम बोल सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है बीचों बीच, और इसके अंदर हम देख सकते हैं प्रोटीन चैनल भी होते हैं जिनके अंदर एक कैविटी होती है जिसमें जो जो पार्टिकल है वो लगातार मूव करते रहते हैं, और कुछ स्पेशल टाइप के कैरियर प्रोटीन होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल कैरियर प्रोटीन के हैं। इसमें क्या होता है, पार्टिकल बाहर से आके बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद वो सेंटर में चला जाएगा, उसके बाद ये रोटेट होता है कैरियर प्रोटीन, और रोटेट होने के बाद जो जिस साइड से इसने एंटर किया था वो साइड इसकी ओपन बार मतलब घूम जाता है ये, और घूमने के बाद जो इसका माउथ है वो एंटर साइड में चला जाता है और वो पार्टिकल्स को ये मूव कर देता है। तो ये कैरियर प्रोटीन होते हैं ऊपर वाले, जो एक साइड में जो प्रोटीन चैनल होते हैं वो, तो दो टाइप के प्रोटीन्स के द्वारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन है वो करवाया जाता है। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो जैसे पीछे हमने देखा था वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है डिफ्यूजन, हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब क्या रहता है कि लो टू हाई कंसंट्रेशन में सब्सटेंस को मूव करवाया जाता है, और ये एक एनर्जी ड्राइवन प्रोसेस है, मतलब एनर्जी से चलता है, तो एनर्जी यदि यूज कर रहे हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो यहाँ पे भी कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनका यूज किया जाता है इस प्रोसेस को करवाने के लिए। डिफरेंट प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन्स प्ले ए मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, एक्टिव हो चाहे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो। पैसिव में जैसे हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा है उनका रोल। ट्रांसपोर्ट रेट रिच ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन, वही बात है जब सैचुरेशन हो जाती है, जब सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं वो काम पे लगे होते हैं पार्टिकल्स को मूव करवाने में, तो उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो मैक्सिमम पाया जाता है। लाइक इंजाइम कैरियर प्रोटीन्स इज वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस मेम्ब्रेन, जैसे इंजाइम स्पेसिफिक होते हैं तो जो कैरियर प्रोटीन है वो भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ही सब्सटेंस है उनको वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि हर सब्सटेंस को वो ट्रांसपोर्ट कर सके, तो सब्सटेंस स्पेसिफिक होते हैं वो। प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन्स, जो प्रोटीन्स हैं वो इनहिबिटर्स जैसे हमने देखा था प्रोसेस को रोक देते हैं, तो उनके लिए भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, और दैट रिएक्ट विद प्रोटीन्स साइड चेन, जो कि प्रोटीन साइड चेन होती हैं, जो कि ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं तो इनके जो साइड चेन के साथ रिएक्ट करके उनकी जो एक्टिविटी है उसको खत्म कर देते हैं। पंप क्या होते हैं, प्रोटीन यूज एनर्जी टू कैरी
सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो कुछ प्रोटीन होते हैं जो एनर्जी यूज करते हैं और ताकि वो सब्सटेंस को मूव करवा सके। पंप कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम ए लो टू हाई कंसंट्रेशन। तो अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना, जिसको जैसे जो नॉर्मल हमारी मोटर होती हैं, वाटर पंप होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तभी वो वाटर को नीचे से ऊपर के जो फ्लोर है उनको वो उन पे वो भेज सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो पंप होते हैं इनका भी काम एनर्जी लेके ट्रांसपोर्ट को जो अपहील करवाना होता है, हाई लो टू हाई कंसंट्रेशन में भेजना होता है। तो यहाँ से हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो यहाँ अलग अलग जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बीचों बीच, और यहाँ पे जो प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन, तो ये क्या करते हैं, जब भी इनको सब्सटेंस को क्या कराना होता है, जैसे यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, 4 पार्टिकल दिखा रखे हैं, यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो हाई कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, ज़्यादा मात्रा। तो फिर भी लो से हाई की तरफ इनको लेके आया जा रहा है, किसकी वजह से, एटीपी के द्वारा। जो एटीपी यूज किया जाएगा उससे एडीपी बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो निकल जाता है, और जो ये एनर्जी है वही पार्टिकल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के अंदर लेके आने में मदद करती है। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, अलग अलग जो हमने डिफरेंट प्रोसेस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हैं वो पढ़ी हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। तो इनके अंदर हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा है, एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ा है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है। तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जैसे सबसे पहले है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कोई स्पेशल टाइप के मेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ पे जरूरत होती है। जैसे सिंपल डिफ्यूजन में हमने नहीं देखा कोई मेम्ब्रेन की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन चैनल और प्रोटीन कैरियर्स की जरूरत थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन कैरियर की जरूरत होती है। हाईली सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव नहीं होते, किसी भी सब्सटेंस का जो डिफ्यूजन है वो हो सकता है फिजिकल प्रोसेस है, जबकि ये सिलेक्टिव होते हैं दोनों। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स का मतलब है एक लेवल पे आके जब सारे जो प्रोटीन्स है वो काम पे लगे होते हैं तो वहाँ पे सैचुरेशन हो जाती है। तो प्रोटीन है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई सैचुरेशन नहीं मिलेगी यहाँ पे, जबकि यहाँ पे दोनों में सैचुरेशन हमने पढ़ी है। अपहील ट्रांसपोर्ट है, अपहील का मतलब है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये केवल हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखा है, वहीं पे यस है ये प्रोसेस, जबकि दोनों केसेज में नो रहेगा। इन दोनों में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउन हिल जिसको बोलते हैं वो ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी अपहिल से जुड़ा हुआ है, और जहाँ पे अपहिल ट्रांसपोर्ट था वहीं पे एनर्जी की जरूरत रहेगी, दोनों केस यस मिलेंगे ये, लेकिन यहाँ पे ये नो मिलते हैं। तो हम कंपैरिजन अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे कर सकते हैं। उसके बाद है प्लांट वाटर रिलेशनशिप, मतलब प्लांट का वाटर के साथ क्या कुछ रिलेशनशिप होता है, कैसे मूव करता है, कौन सी जो फिजिकल फिनोमेना होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो वो देखेंगे। वाटर इज ओपन लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज ऑफ हाई डिमांड फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ में पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए कि लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है यदि इसको कम कर दिया जाए प्लांट से, मतलब प्लांट को कम दिया जाए तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है, मतलब ग्रोथ को लिमिट करने वाला फैक्टर होता है लिमिटिंग फैक्टर। वाटर एसेंशियल फॉर, तो कहाँ कहाँ पे एक्टिविटी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो अलग अलग ऑर्गन जो काम करते हैं प्लांट्स के, तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे जब हम कंपोजिशन चेक करते हैं तो वाटर के अंदर लगभग 90% है जो वाटर पाया जाता है, और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर तो 60 to 70% ही वाटर रहता है। तो यहाँ से भी हम एक हिंट ले सकते हैं कि वाटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को। प्रोवाइड्स मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंस आर डिजोल्व्ड, तो एक ऐसा माध्यम देता है ये जिसके अंदर ज़्यादातर जो सब्सटेंस है वो इसके अंदर घुल सके। सेल प्रोटोप्लास्ट इज नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजोल्व्ड एंड सस्पेंडेड, जो सेल का हम प्रोटोप्लास्ट पढ़ते हैं, जो उसका अंदर का कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी जिसको बोला जाता है, वो वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो वाटर ही है मेनली जिसके अंदर अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजोल्व्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो घुले हुए पाए जाएंगे, या सस्पेंडेड का मतलब है कहीं ना कहीं एक जगह पे बैठे हुए पाए जाएंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। टेरिस्टल प्लांट लोस्ट मोस्ट ऑफ वाटर टू एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसमें क्या होता है जो प्लांट्स हैं वो उसके एरियल पार्ट से जो पानी है उसको उड़ाते रहते हैं नेचर में स्टोमेटा के जरिए। तो टेरिस्टल प्लांट्स में ये फिनोमेना पाई जाती है। जैसे एक मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए डे, जो एक मक्के का पौधा होता है जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है वो लगभग 3 लीटर पानी है डेली वो एब्जॉर्ब करता है, एक सिंगल प्लांट की बात कर रहे हैं। और जो एक मस्टर्ड प्लांट है जो सरसों का पौधा है वो लगभग अपने वेट के इक्वल जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कितने, केवल 5 घंटे के अंदर अंदर अपना जितना उसका वेट है उतना ही पानी वो एब्जॉर्ब कर सकता है।
अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स में हम वाटर की कंटेंट देख सकते हैं। जैसे वाटरमेलन है, तरबूज होता है, उसके अंदर 92% वाटर पाया जाता है। मोस्ट हर्बेशियस प्लांट, ज़्यादातर जो घास फूस टाइप के पौधे होते हैं, उनके अंदर 10 से लेके 15% है जो उसका फ्रेश वेट का, मतलब ड्राई वेट का 10 से लेके 15% पानी उनके अंदर पाया जाता है। ड्राई वेट क्या होता है, जब उसको सुखाया जाता है, मतलब पानी एक बार बाहर निकालने के बाद जो भी मटेरियल बच जाता है उसको ड्राई वेट बोला जाता है, या ड्राई मैटर। वुडी पार्ट्स हैव रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर, व्हाइल सॉफ्ट पार्ट्स मोस्टली कंटेन वाटर। अब पेड़ का वो भाग जो नरम है, जो मुड़ सकता है, फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर पानी पाया जाता है, जबकि पानी यदि सूख जाता है तो जो वुडी पार्ट है, जो लकड़ी बन जाती है, वो क्या है, उसके अंदर पानी का कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, कम पाया जाता है। ए सीड में अपीयर ड्राई बट इट स्टिल हैज वाटर। तो एक बीज है जो, जैसे गेहूं का बीज है या फिर जो अलग अलग चावल है, वो सूखा जरूर दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके अंदर वाटर फिर भी प्रेजेंट होता है, जो कि उसकी जर्मिनेशन में मदद करता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जो गैसियस और लिक्विड स्टेट होती है, उसमें वाटर के पार्टिकल जो मूव करते हैं, और मूव किसकी वजह से, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट से रिलेटेड होती है। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो स्टेट ऑफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है मूवमेंट की वजह से होती है, तो उसी को हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल मतलब पावर, कितनी है उसकी ताकत। डिनोटेड बाय ए ग्रीक सिंबल PSI, जिसको साई बोलते हैं, पी इसमें साइलेंट है, और साई इसका रिप्रेजेंटेशन है एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट, और इसको हम मेनली प्रेशर के अंदर ही मापते हैं, पास्कल के अंदर। टेकन टू बी जीरो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस पर हम इसको जीरो लेते हैं। अंडर नोट एनी प्रेशर, किसी भी प्रेशर पे हम, वहाँ पे प्रेशर की कोई कंडीशन नहीं होती, टेम्परेचर की कंडीशन उसमें मैटर करती है, जिस पे इसको जीरो लिया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है वाटर पोटेंशियल। मतलब साई W का मतलब है वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है, साई S का मतलब है सोल्यूट पोटेंशियल, और साई P का मतलब है प्रेशर पोटेंशियल। तो दोनों का सम यदि किया जाता है, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, तो उसी से जो वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आती है। ग्रेटर वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर है उसका सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल पाया जाता है। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर काजेज ग्रेटर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। तो जितना वाटर प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, उतने ही उसके पार्टिकल्स उतने ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि किसी के साथ वो बाउंड नहीं होते, तो जिसकी वजह से उसका वाटर पोटेंशियल है वो हाइयर पाया जाता है। डिफ्यूजन क्या है? नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। मतलब नेट मूवमेंट का मतलब एक ओवरऑल जो मूवमेंट है, वैसे तो पार्टिकल रैंडम मूवमेंट होती है, उनकी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी एक नेट मूवमेंट ओवरऑल मूवमेंट देखी जाती है तो वो हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में मूव करते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम इन जाइलम काज वाटर ट्रांसपोर्ट अप ए स्टेम। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है जहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर से जो वाटर है वो कम प्रेशर की तरफ जाएगा, और वहाँ पे टेंशन का मतलब है एक जो एबनॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं, वो वहाँ पे बनेगी जाइलम के अंदर, और जिसकी वजह से जाइलम के जो ऊपर वाली सेल है उनके अंदर नेगेटिव पोटेंशियल होता है, नीचे वाली सेल में पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से नीचे से ऊपर की तरफ जो वाटर है वो मूव करता है। टू मेन कंपोनेंट्स, दो मेन भाग होते हैं इसके वाटर पोटेंशियल के। एक होता है सोल्यूट पोटेंशियल, जिसको साई S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ साई S ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट एंड इज ऑलवेज नेगेटिव। तो किसी भी वाटर के अंदर जब हम सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं, तो उसकी वजह से जो एक वहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिलता है, तो सोल्यूट पोटेंशियल होता है, और ये हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जितना हम सोल्यूट को इसके अंदर डिजोल्व करते रहेंगे, उतना ही लोअर मोर नेगेटिव इज द सोल्यूट पोटेंशियल, उतना ही ये नेगेटिव होता रहेगा, मतलब वैल्यू कम करता रहता है वाटर पोटेंशियल की। एट एटमोस्फियरिक प्रेशर, जब हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर देखें, तो जो वाटर पोटेंशियल है वो नॉर्मली किसके बराबर होता है? वो सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो जीरो मानी जाती है।
किस पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो प्रेशर पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू है 0 होती है। तो सेकंड पार्ट हम देखते हैं प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर बिल्डअप अगेंस्ट सेल वॉल इन टर्जिड सेल ड्यू टू डिफ्यूजन और एंड इज पॉजिटिव। तो जो प्रेशर किसी भी टर्जिड सेल वॉल का मतलब है जो एक ठोस सेल होती है जिसके अंदर पानी है जो बढ़ता रहता है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर अप्लाई करती है तो वो पॉजिटिव होता है और उसी को प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। प्रेशर लगाया जाता है जो वाटर के द्वारा वाल्स के ऊपर, तो उसी को प्रेशर पोटेंशियल बोला जाता है। उसके बाद ओस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए डिफरेंशियल और सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब जो हमने डिफ्यूजन पढ़ा था उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, और जब इनके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है कुछ ही सब्सटेंस को जो मूव करने दे अपने अंदर से। डिफरेंशियली का भी मतलब यही है कि अलग अलग मॉलिक्यूल से करती है, अलग अलग बिहेव करती है, किसी को पास होने देती है अपने अंदर से, किसी को नहीं होने देती। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, जितने भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें जो सेल्स हैं उनमें पाई जाती है, कवरिंग का काम करती हैं। फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाइयर केमिकल पोटेंशियल, मतलब इसके हाइयर केमिकल पोटेंशियल से, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, एक जैसी कंसंट्रेशन दोनों साइड में नहीं आ जाती, तब तक ये वाटर है वो मूव करता रहता है, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल टोनोप्लास्ट, तो किसके जरिए होता है ये, ज्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं और जो टोनोप्लास्ट वैक्यूल होता है जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होता है, प्लांट्स में काफी बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी काफी ऑस्मोसिस है वो देखने को मिलती है। ऑस्मोसिस अकर स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू ड्राइविंग फोर्स, जो ऑस्मोसिस है वो लगातार अपने आप होने वाली प्रोसेस है और इन रिस्पॉन्स टू ए ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो एक पोटेंशियल बनता है अलग अलग, तो उसी की वजह से ही जो ऑस्मोसिस है वो करवाई जाती है। ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जांपल है। नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन, जो इसकी डायरेक्शन है और जो इसका रेट है, स्पीड है, वह कितनी फास्ट ऑस्मोसिस हो रही है, कितना जल्दी जल्दी वाटर मूव कर रहा है। तो ये प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है कितनी कम ज्यादा है, एक साइड में जो कंसंट्रेशन ज्यादा है दूसरी साइड में बहुत कम है तो ऑस्मोसिस बहुत फास्ट होगी। यदि डिफरेंस कम है तो ऑस्मोसिस आराम आराम से होती है। और प्रेशर यदि ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है तो उससे भी जो ऑस्मोसिस है वो फास्ट होती है। एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर्स शुड हैव नियरली सेम वाटर पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम के अंदर जब दोनों अलग अलग पोर्शन से बीच में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो सेपरेटेड किए गए हैं दो चैम्बर्स, तो उनके अंदर जो वाटर पोटेंशियल है दोनों साइड का वो बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम आ जाता है, मूवमेंट है जो पार्टिकल वाटर की वो ओवरऑल नेट मूवमेंट है वो नहीं होती है वहाँ पे। वैसे तो मूवमेंट तो चलती रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस, लेकिन नेट मूवमेंट है, मतलब जो कंप्लीट यदि मूवमेंट देखें में पहले पार्टिकल दोनों साइड में 10-10 थे तो बाद में भी 10-10 ही मिलेंगे, 10-10 ही मिलेंगे वो। पोटैटो ओस्मोमीटर, तो ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब के अंदर ओस्मोसिस को समझने के लिए। इसके अंदर एक पोटैटो कैविटी है वो तैयार की जाती है, आलू में से निकाली जाती है कप जैसी स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके बारे में। और उसको वाटर में रखा जाता है और इस कैविटी के अंदर है शुगर सॉल्यूशन डालेंगे हम, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। और इसमें क्या देखेंगे फिर, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन कैविटी के अंदर जो डाला था उसका जो लेवल है कुछ टाइम के बाद है वो बढ़ा हुआ मिलता है। वो किस चीज़ की वजह से होता है, ओस्मोसिस की वजह से होता है। तो इसको हम एक से समझते हैं, जैसे जो एक पोटैटो है उसको काटा जाता है और उसके अंदर से कट द बॉटम सेक्शन, मतलब साइड वाले सेक्शन काटे जाते हैं, टॉप वाला बॉटम सेक्शन काटे जाते हैं। उसके बाद एक कैविटी निकाल ली जाती है, इसमें से एक खाली जगह बना दी जाती है। बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि कोई वाल वगैरह है जो इस कैविटी की वो ब्रेक ना हो, नीचे वाला पोर्शन भी कोई उसमें ब्रेक ना हो, क्योंकि यदि ब्रेकिंग आएगी तो वाटर है वो डायरेक्ट इसके अंदर एंटर कर जाता है। हमने डायरेक्ट एंटर नहीं करवाना है, वो हमने कुछ ना कुछ पोटैटो पोर्शन उसका बिल्कुल सेफ रखना है जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम करेगा। उसके बाद इसको एक बिकर में रख लेंगे और बिकर या फिर किसी पेट्री डिश में, और उसके अंदर वाटर डाल देंगे, ब्लू कलर का पोर्शन जो आपको वाटर दिखाई दे रहा है। और पोटैटो कैविटी के अंदर है वो शुगर सॉल्यूशन है वो हम ऐड करते हैं। तो जो रियल पोटैटो कैविटी है वो इस तरीके से तैयार की जाती हैं। बिकर के अंदर इसको रखा हुआ है और जिसके अंदर जो लिक्विड दिखाई दे रहा है वो शुगर सॉल्यूशन है, और एक पिन लगा रखी है ये देखने के लिए कि भाई पानी का लेवल शुरुआत में कैसा था, कहाँ तक था, और बाद में जब जो वाटर का लेवल बढ़ा तो हम उस चीज़ को देख पाएँ। और उसके बाद एक नेक्स्ट जो पोटैटो कैविटी है वो अपर व्यू आप देख सकते हो, पिन लगा रखी है इसमें वाटर के लेवल को देखने के लिए, वे कितना लेवल हमने वाटर का इसमें यूज किया है। और उसके बाद
बिफोर ऑस्मोसिस और आफ्टर ऑस्मोसिस में हम पिक देख सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस से पहले है वाटर का लेवल पोटैटो कैविटी में जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल है वो कम है, लेकिन बाद में लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है। और जो पिन्स हैं वो दो यहाँ पे हैं, यहाँ पे सिंगल पिन है। दूसरी पिन क्या शो करती है कि वाटर का लेवल कितना बड़ा है, तो हम यहाँ से पिनों के बीच में डिस्टेंस से पता कर सकते हैं। आगे है ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट का सेटअप हम देख सकते हैं, तो इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर टेकन इन ए फनल इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर इन ए बीकर। एक बीकर लेंगे, उसमें प्योर वाटर लेंगे और एक फनल है, फनल के अंदर हम एक जो सुक्रोज का सॉल्यूशन है वो फिल कर लेते हैं। और इसका जो माउथ है उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड कर लेते हैं, जो कि ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी होती है, जैसे एग मेम्ब्रेन। और एग मेम्ब्रेन को कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे जो एग योक है और जो एल्ब्यूमिन है उसको पहले बाहर निकाला जाता है अंडे से, क्या करके एक स्मॉल होल है एक साइड में होल करके उस पोर्शन को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी एक खोल बचा है, जो सेल बचा है, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर रख दिया जाता है कुछ घंटों के लिए। और जिसके अंदर क्या होएगा, जो सेल है वो डिजोल्व होती चली जाती है और लास्ट में जो मेम्ब्रेन है हमारी वो बची रह जाती है। तो उसी मेम्ब्रेन को हम इस फनल के माउथ पे बांध देते हैं, जो कि एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो वाटर विल मूव इनटू द फनल राइजिंग द लेवल ऑफ, और इसमें क्या होएगा, जो प्योर वाटर है वहां से जो वाटर है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एंटर करना स्टार्ट कर देगा, जिसके अंदर जो लेवल है, जैसे स्टार्टिंग में लेवल इनिशियल लेवल ऑफ सॉल्यूशन ये है और बाद में जो लेवल है फनल के अंदर वो राइज होता हुआ चला जाएगा। दिस विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये तब तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम है वो अटेन नहीं कर लिया जाता, मतलब जो वाटर पोटेंशियल है वो दोनों साइड में, फनल के अंदर भी और फनल के जो बाहर बीकर है उसके अंदर बराबर नहीं हो जाता। External pressure can be applied from upper part of the funnel such that no water diffuses into the funnel through membrane। तो बाहर से जब हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे लगाते हैं, ताकि जो इस फनल के माउथ के ऊपर जो एक बाहर से प्रेशर लगाया जाता है ताकि जो वाटर है वो ना एंटर कर पाए इस फनल में से, मतलब जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसमें से, तो जो लेवल है वाटर का वो वहीं पे भी हम रख सकते हैं जो इनिशियल लेवल था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस एंड इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन। जो हमने बाहर से प्रेशर लगाया है किसके लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और ये सोल्यूट कंसंट्रेशन का ही फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब जितनी ज़्यादा हम सोल्यूट कंसंट्रेशन लेंगे उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा मिलेगा। मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन उतना ही ग्रेटर द एस्मोटिक प्रेशर। न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर ये अलग अलग होते हैं। प्रेशर जो बाहर से लगाया जाता है, पोटेंशियल जो सॉल्यूशन का खुद का होता है, लेकिन इनके जो साइन है वो अपोजिट यूज किए जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर वो पॉजिटिव होता है क्योंकि वो बाहर से हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और जबकि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, जो सॉल्यूशन के द्वारा अप्लाई किया जाता है ज़्यादा लेवल को, जो ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है। और हम ऊपर से जो प्रेशर लगा के इसको रोकना चाह रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, और जो ये ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला जाता है। तो उसके बाद हम ऑस्मोसिस को यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्लाज्मा में, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर क्या होएगा, जो वाटर है इस साइड से वाटर मॉलिक्यूल है वो इस साइड में एंटर करते रहते हैं, और एंटर करेंगे तो इस साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाता है। और यदि हम बाहर से यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है, मतलब जो ये ऑस्मोसिस है वो नहीं होती है। तो इसमें 25 वाटर के मॉलिक्यूल ले रखे हैं स्टार्ट में, हम देख सकते हैं यहाँ पे 32, और यहाँ पे 18 वाटर मॉलिक्यूल है, और जब बाद में 25 रह जाते हैं और इसके अंदर जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस साइड में एंटर कर जाते हैं। तो यही ऑस्मोसिस होता है। उसके बाद ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट है, तो देखते हैं। इसमें हमने 2 चैम्बर ले रखे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसरिंग रहेगी यहाँ पे जो कि एनसीईआरटी से ले रखी है। जो चैम्बर ए और चैम्बर बी है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखे हैं, और इन चैम्बर्स को हम देख सकते हैं। एक चैम्बर में जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, उसके पार्टिकल ज़्यादा है, एक साइड में जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो कम है। तो यदि सोल्यूशन के बेस पे बात करें तो ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है इस साइड में डाइल्यूट सोल्यूशन है। और इसमें पूछ रखा है सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। तो जिसके अंदर जो सोल्यूट जो मॉलिक्यूल कम है तो उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, और जबकि जिसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा है उसका वाटर पोटेंशियल है वो है कम। तो बी वाले का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है यहाँ पे।
उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लो सोल्यूट पोटेंशियल। तो किस चैम्बर का है जो लोअर सोल्यूट पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल जिसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल कम है, तो वो ए के अंदर है, तो सोल्यूट पोटेंशियल कम है। उसके बाद है इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर। तो ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी, तो वह हम देख सकते हैं जहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब सोल्यूट पोटेंशियल जहाँ पे कम है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल है ज़्यादा, जिसकी वजह से हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट रहेगी, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं ए से बी चैम्बर की तरफ है ऑस्मोसिस होती है। विच सॉल्यूशन हैज हायर सोल्यूट पोटेंशियल, तो सोल्यूट पोटेंशियल बी का ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम के ऊपर तो दोनों के वाटर पोटेंशियल वो इक्वल हो जाते हैं, किसी का कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा, बोथ आर इक्वल हम लिख सकते हैं। इफ वन चैम्बर हैज, जो साई की जो वैल्यू है पोटेंशियल की वैल्यू है -2000 किलो पास्कल है, और जबकि दूसरे की जो है वो 1000 किलो पास्कल है, तो एक ही माइनस में वैल्यू एक ही प्लस में है। और जो प्रेशर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच चैम्बर दैट हैज हाइयर साई, मतलब हाइयर वाटर पोटेंशियल, मतलब किसका रहेगा ज़्यादा। तो हमने ये देखा है कि जो वाटर पोटेंशियल है, जितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है उतना ही ज़्यादा उसका वाटर पोटेंशियल मिलेगा। तो जो 1000 किलो पास्कल वैल्यू है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उस चैम्बर का जो वाटर पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा मिलेगा। What will be direction of movement of water when two solution with साई, जिसका वाटर पोटेंशियल 0.2 मेगा पास्कल है और एक का 0.1 मेगा पास्कल है, आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जिसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 0.2 मेगा पास्कल वाले की वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ से जो वाटर है वो 0.1 की तरफ है वो मूव करता है प्लाज्मोलाइसिस से। बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल्स डिपेंड ऑन सराउंडिंग सॉल्यूशन, जो प्लांट की सेल्स होती हैं उनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर का मतलब जो वाटर कंटेंट वगैरह वो कम लेंगी ज़्यादा लेंगी, वो उनके सराउंडिंग मटेरियल पे, सराउंडिंग सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, वो सॉल्यूशन हाइपर का मतलब ज़्यादा, टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन, वो सॉल्यूशन जो प्लांट सेल जब किसी सॉल्यूशन में रखी जाती है तो बाहर का सॉल्यूशन यदि हाइयर कंसंट्रेशन लिए हुए हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं उनसे जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकलता है एक्सोस्मोसिस के द्वारा, और जो सेल्स हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती है, उस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्ड अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो मूवमेंट है वाटर की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होते हैं क्योंकि ऑस्मोसिस है। और मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल, तो इसमें क्या होएगा, हाई वाटर पोटेंशियल जो कि सेल के अंदर है, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड है, क्योंकि उसके अंदर जो हमने सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा मिला रखा है, जिसकी वजह से उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है। तो आउटसाइड सेल क्या है, वाटर पोटेंशियल कम, अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, तो एक्सोस्मोसिस मतलब बाहर की तरफ है वाटर की मूवमेंट वो होगी सेल से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, जब बाहर का जो सॉल्यूशन है वो अंदर का जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म का उसके साथ जो उसकी कंसंट्रेशन है वो बैलेंस हो जाती है, जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस नहीं होती है। तो नो नेट फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड, जिसकी वजह से कोई भी जो वाटर की मूवमेंट है वो ना तो सेल के अंदर जाएगा वाटर, ना सेल के बाहर जाएगा, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन किया जाता है। तो ऐसी सेल को फ्लैसिड सेल बोलते हैं, जो कि अपने नॉर्मल सेल साइज को मेंटेन रखती हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म, तो बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कम, हाइपो मतलब कम होता है, टोनिक कंसंट्रेशन, तो बाहर का सॉल्यूशन जब कम कंसंट्रेशन लिए होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ऊपर वाले का जो फर्स्ट वाले केस का अपोजिट रहेगा, और यहाँ पे एंडोस्मोसिस का मतलब है वाटर बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा, और ट्रिगर प्रेशर इज बिल्ट अगेंस्ट वाल, तो जो एक ट्रिगर प्रेशर जैसे जैसे वाटर एंटर करता जाएगा तो उसकी वजह से जो वाटर की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर है वो वाल्स के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा अंदर वाली तरफ से, जिसकी वजह से जो सेल है वो टर्जिड सेल कहलाती हैं, मतलब फुली हुई सेल बोल सकते हैं थोड़ी सी, और रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल, तो इस प्रोसेस के द्वारा जो सेल है वो अपने साइज में इंक्रीज करती हैं और सेल का जो ग्रोथ है वो बढ़ता है। सेल डज नॉट रप्चर बिकॉज ऑफ रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल, तो इससे सेल है वो रप्चर तो नहीं होती है, मतलब फूटती तो नहीं है, क्योंकि जो सेल वाल है वो काफ़ी मजबूत होती है, वो उसको ब्रस्ट होने से बचाती है। प्रेशर पोटेंशियल,
प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट रिजिड वॉल्स। ये हमने पहले भी देखा था कि जो वाटर जब लगातार एंटर करता जा रहा है एंडोस्मोसिस के द्वारा, तो उसकी वजह से जो प्रेशर लगाया जा रहा है वाल्स के ऊपर, जो सेल वाल है उसके ऊपर, तो उसी को हम प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग स्टेज वो देख सकते हैं। नॉर्मल सेल है ये, और इन सीपियंस प्लाज्मोलाइसिस के अंदर हम क्या देखते हैं, जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर बाहर मूव करता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, और जो किनारों से हम देख सकते हैं, किनारों से कुछ स्पेस है वो खाली रह जाता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी कुछ जगह से वो इनवर्ड साइड में चली जाती है, कॉर्नर से जरूर चली जाती है वो। ऐसे तो सेल वाल के साथ चिपकी होती है, इसलिए बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती। और जबकि एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस के अंदर क्या होता है, जो और ज़्यादा जो प्लाज्मोलाइसिस होती चली जाती है, और उसके बाद जो सेल है वो और अपनी जगह है वो कंस्ट्रिक्शन, वो मतलब श्रिंक होती रहती है, और लास्ट में जो प्लाज्मोलाइसिस के एंड में क्या रहेगा, जो सेल है बिल्कुल एक जगह पे है, अपना जो मटेरियल है वो इकट्ठा कर लेती है, जिसमें जो हम देख सकते हैं जिसका सेंट्रल वैक्यूल है वो भी कम रह जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है नॉर्मल सेल में, लेकिन उसका जो मेन कंटेंट है वाटर होता है, वाटर बाहर निकल गया तो वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर भी रह जाती हैं, तो इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और जब इसी सेल को हम वाटर के अंदर रखते हैं तो वो अपने नॉर्मल सेल को वो क्या कर लेती है, नॉर्मल शेप को रिगेन कर लेती है, उसको डीप्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है। और यदि ऐसे सॉल्यूशन के अंदर हम रखेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, जो नॉर्मल सेल रहेंगी उसको फ्लैसिड सेल बोला जाता है, मतलब नॉर्मल जिसकी शेप रहती है। तो इसमें प्लाज्मोलाइसिस के बारे में हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी का ही केवल डायग्राम दिया गया है। उसके बाद है इम्बाइबिशन। तो ये क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, विशेष प्रकार का डिफ्यूजन होता है जिसके अंदर जो वाटर है वो सॉलिड सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, का मतलब है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जो वाटर मूव करता है, कोलॉइड काजिंग देम टू इंक्रीज इन दियर वॉल्यूम, जिसके अंदर जो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। सीड एंड अदर सच मटेरियल्स हैव ऑलमोस्ट नो वाटर एंड एब्जॉर्ब वाटर इजीली। तो जो सीड होते हैं तो वो उनके अंदर वाटर बिल्कुल नहीं पाया जाता, और इसलिए वो जल्दी से जल्दी, मतलब बिल्कुल कम वाटर पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जो वाटर है आसानी से एब्सोर्सित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड एफिनिटी बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइडेड इज एसेंशियल कंडीशन। तो इस केस में जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है, वाटर एक जगह पे ज़्यादा है दूसरी जगह पे कम है, और कितना डिफरेंस है उनके बीच में। और एफिनिटी का मतलब है सॉलिड कितना आसानी से जो वाटर है उसके पार्टिकल को पकड़ सकता है, कितना जल्दी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एब्जॉर्बेंट का मतलब है वही बात है सॉलिड पार्टिकल, और लिक्विड का मतलब है जो हम जिस भी पार्टिकल को वाटर है या उसको इम्बाइब करवा रहे हैं, तो उनके बीच में एफिनिटी बड़ा रोल प्ले करती है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना उनके बीच में, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ही ज़्यादा इम्बाइबिशन शो किया जाएगा। उसके बाद है क्लासिकल एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड। तो हम मेनली जो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम जो कई बारी जो सीड वगैरह है जैसे ग्राम सीड है उनको भिगो के रख देते हैं पानी में, तो उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे रेनी सीजन में जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं वो भी सेफ उनका जो साइज है वो बढ़ जाता है। जैसे खिड़की दरवाजे वगैरह हैं वो रेनी सीजन में थोड़ा सा बंद अच्छे से नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह क्यों, जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं खासकर, तो क्योंकि उनकी जो जैसे ही पानी वगैरह लगता है तो वो अपना वॉल्यूम है उनको इंक्रीज कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है इम्बाइबिशन का, सीडलिंग would not able would not have been able to emerge out of the soil into open without imbibition। यदि imbibition नहीं होएगा तो जो सीडलिंग है, मतलब जो सीड हम मिट्टी में उगाते हैं, तो वो मिट्टी की परत को हटा के बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि imbibition की वजह से ही उसके अंदर वो पोटेंशियल आता है जिसके द्वारा वो मिट्टी को हटा पाता है अपने ऊपर से। और उसके बाद प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेलिंग ऑफ वुड, जैसे हमने देखा लकड़ी फूल जाती हैं पानी लगते ही, तो उसको बहुत टाइम पहले से ही जो मैन है वो चट्टानों को तोड़ने के लिए, तो चट्टानों तक चट्टान है इतने मजबूत होते हैं, जो लकड़ी या पानी एक बार यदि एब्जॉर्ब कर लेती है और यदि उसको चट्टान की दरार में हम फंसा देते हैं, उसके अंदर डालेंगे और उसके बाद वाटर उससे एब्जॉर्ब करवाएंगे, तो क्या होएगा कि जो जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा तो वो दरार है वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती रहेगी,
और जो बाउल्डर्स वगैरह जो शिला खंड होते हैं, बड़े बड़े जो शिला जो पहाड़ के टुकड़े होते हैं, उनको भी मूव करवाने में जो इंसान है काफ़ी टाइम पहले से ही इनको एक इम्बाइबेशन प्रॉपर्टी को यूज करता आ रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो सोयाबीन है उनको हमने रखा है एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, पहले इम्बाइबेशन से पहले की प्रोसेस और इम्बाइबेशन के बाद में क्या है, जो इनका साइज है हम देख सकते हैं काफ़ी लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक जनरल प्रोसेस है जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, जो प्लांट्स हैं कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के द्वारा, वो हम देखेंगे। रूट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स प्रेजेंट इन मिलियंस एंड देन गोज इनटू द प्लांट्स। जो रूट्स हैं मेनली वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, उनके पास लाखों की संख्या में रूट एयर प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया है वाटर एब्जॉर्प्शन का उसको बढ़ा देते हैं, जहाँ ज़्यादा पानी है वो एब्जॉर्ब होता है फिर, और जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है फिर उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट में भेजा जाता है, अलग अलग प्लांट पार्ट्स। रूट हेयर्स क्या होते हैं, थिन वॉल्ड स्लेंडर एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल, जो रूट की ऊपरली सरफेस होती है बिल्कुल, जो स्किन होती है एक प्रकार की, उसी से कुछ एक्सटेंशन मतलब आउटग्रोथ होती है, बाहर की तरफ निकले हुए कुछ सिलेंड्रिकल शेप की स्ट्रक्चर होती हैं ये, दैट ग्रेटली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया उसको बढ़ा देते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद द मिनरल सोल्यूट, और साथ में जो वाटर के साथ में जो मिनरल्स वगैरह खनिज लवण वगैरह वो भी वाटर के साथ ही अवशोषित कर लिए जाते हैं रूट्स हेयर के द्वारा। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पे स्पेशली वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है वो करवाई जाती है इसमें। एब्जॉर्ब्ड वाटर मूव डीपर इनटू द रूट लेयर्स बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवेज, और जो पानी एब्जॉर्ब किया है रूट्स ने फिर वो अंदर वाली लेयर्स में जाएगा। अभी तो सरफेस पे ही है क्योंकि रूट एयर बिल्कुल सरफेस पे है, और अंदर वाली जो बिल्कुल जो जाइलम फिलोएम जो कि बिल्कुल सेंट्रल मोस्ट पार्ट में रहते हैं रूट के, तो वहां तक जाने के लिए दो पाथवे यूज करता है, एक एपोप्लास्ट पाथवे और एक सिम्प्लास्ट पाथवे। और यही पाथवे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मोस्ट ऑफ वाटर फ्लो वाई एपोप्लास्ट बिकॉज कोर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड विद नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। तो ज़्यादातर जो वाटर है वो एपोप्लास्ट पाथवे से ही मूव करता है, बिकॉज कोर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड। जो कोर्टिकल सेल कोर्टेक्स रीजन होता है, जो हाइपोडर्मिस रीजन होता है, उसके अंदर वो लूजली पैक्ड होती हैं काफ़ी, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो पाया जाता है, विद नो रेजिस्टेंस टू द वाटर मूवमेंट, जिसकी वजह से वो कोई भी वाटर मूवमेंट को मतलब रोकते नहीं है, आसानी से वाटर उनमें से मूव करता जा सकता है। एपोप्लास्ट पाथवे देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स इज थ्रू आउट प्लांट्स एक्सेप्ट एट कैस्परियन स्ट्रिप्स। तो इसमें क्या है, वाटर लगातार मूव करता हुआ जाता है इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में से, या फिर एडजेसेंट जो सेल वाल होती हैं उनमें से, सेल के अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं है वाटर को इसमें, और थ्रू आउट प्लांट एक्सेप्ट एट कैस्परियन स्ट्रिप्स। ये कैस्परियन स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस में होती हैं जो कि वाटर के प्रति इम्परमेबिलिटी शो करती है, वाटर इनमें से मूव नहीं कर पाता। उस केस में जरूर वाटर को सेल के अंदर जरूर मूव करना पड़ता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसके बाद साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है, वरना एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर को मूव करने की अंदर जरूरत नहीं पड़ती। जो सेल्स के बीच में जो खाली जगह होती हैं उनके थ्रू वो आगे बढ़ता रहता है। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेल वॉल्स। तो सेल वॉल भी परमेबल होती है वाटर के प्रति, तो उनके जरिए जो वाटर है आगे आगे मूव करता रहता है। डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती, सेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा फिर तीसरी सेल में, ऐसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। और मूवमेंट है किसके ऊपर डिपेंड करती है, ग्रेडियंट के ऊपर। ग्रेडियंट वही है कंसंट्रेशन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब जहाँ से वाटर मूव कर रहा है वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, और जहाँ पे वाटर जा रहा है तो वहाँ पे जिस रीजन के अंदर आगे मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, तभी ये मूवमेंट ऑफ फास्ट हो सकती है। डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर, और यहाँ पे वाटर को मूव करने के लिए कोई भी बैरियर कोई रुकावट नहीं मिलेगा। मास फ्लो का मतलब है एक साथ मूव करता है, जैसे नदी में जो पानी है वो एक साथ मूव करता है, पूरे पूरे जो पार्टिकल एक साथ चलते हैं उसी को मास फ्लो बोला जाता है। टेंशन डेवलप्ड बाय द वाटर इवेपोरेशन डेवलप इन कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट। टेंशन का मतलब है जो पानी उड़ता रहता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, तो पानी की कमी होती रहती है प्लांट के अंदर, जिसके जरिए उसको नए वाटर को फिर रूट से खींचा जाता है। और ये टेंशन के द्वारा मतलब एक तनाव रहता है जो वो मदद करता है प्लांट के अंदर वाटर को खींचने के लिए। कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग का मतलब एक धारा बनी रहती है लगातार वाटर की एपोप्लास्ट पाथवे में।
मास फ्लो ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं दोनों, ये एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। जब अलग अलग सब्सटेंस के बीच में हो तो उसको एडहेसिव बोलते हैं, और जब कोहेसिव का मतलब एक ही सब्सटेंस के अंदर, जैसे वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में यदि अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जबकि एडहेसिव के अंदर क्या है, जब वाटर किसी भी प्लांट पार्ट के साथ उसके टच में आता है तो उसकी वजह से उसको साथ वो चिपकता हुआ आगे बढ़ता है। और ये मास फ्लो के अंदर ये दो प्रॉपर्टी है वही अपना रोल है वो प्ले करती हैं, जिसकी वजह से वाटर एक साथ मूव करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद है सिम्प्लास्ट पाथवे। तो सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, इसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लास्ट कनेक्टेड मिलेंगे एक दूसरे के साथ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के द्वारा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेबरिंग सेल आर कनेक्टेड, मतलब ये नहीं है कि भाई जो सेल वाल है वो कंप्लीट एक जैसी पाई जाती है पूरे के पूरे सेल के ऊपर। प्लांट्स के अंदर उसके अंदर कुछ कनेक्शन पाए जाते हैं, कुछ छिद्र रहते हैं जिसमें से एक सेल का मटेरियल है दूसरे सेल के मटेरियल के अंदर जा सकता है, उनको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। तो वाटर ट्रेवल्स थ्रू सेल्स एंड इंटरसेलुलर मूवमेंट्स इज थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इसके अंदर क्या है, वाटर क्रॉस करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और वाटर सेल के अंदर चला जाता है, और उसके बाद जो इंट्रा सेलुलर जो मूवमेंट है, सेल्स के बीच में जो मूवमेंट है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा की जाती है। ये मूवमेंट स्लोअर रहती है, आराम आराम से मूव करता है वाटर, क्योंकि इसके अंदर जो सेल के अंदर काफ़ी सारे जो बैरियर्स है वो आते हैं जो वाटर को मूव करने में रोकते हैं। मूवमेंट्स इज अगेन डाउन ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहाँ पे भी पोटेंशियल ग्रेडियंट का ही रोल होता है। आगे वाले हिस्से में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है, और जो पीछे से जो वाटर आ रहा है वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो आगे होती रहती है। मे बी एडिड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और ये साथ में जो वाटर की मूवमेंट है उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है साइटोप्लाज्म भी साथ साथ में मूव करता है वाटर के साथ में, उसकी वजह से वाटर मूवमेंट में थोड़ी सी इसमें सहूलियत है वो आ जाती है, थोड़ी सी सहायता उसको मिल जाती है। एग्जाम्पल है जैसे सेल्स ऑफ हाइड्रिला लीफ। हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट है, उसके अंदर जो वाटर मूव करता है वो सिम्प्लास्ट पाथवे से होता है। इजिली विजिबल मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग। तो इसके अंदर हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो साथ में वाटर के साथ में क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हुए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो इस मूवमेंट को हम आसानी से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक पिक से हम समझते हैं सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट को। सिम्प्लास्ट में क्या है, जैसे वाटर है, ये सेल है, उसके बाद नेक्स्ट सेल, इन सेलों में से बीचों बीच एंटर करता हुआ जा रहा है, और जबकि एपोप्लास्ट के अंदर है जो वाटर है वो सेल से बाहर के पोर्शन में इंटरसेलुलर स्पेस वगैरह है जो सेल वाला है उससे जाएगा, जिसकी वजह से वाटर को हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इसमें हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो ये स्लो प्रोसेस होती है, जबकि एपोप्लास्ट में जो मूवमेंट है वो फास्ट फास्ट होती है। बस जो एपोप्लास्ट है वो एक जगह पे सिम्प्लास्ट में चला जाता है कब, जब वो कैस्परिन स्ट्रिप्स, ये ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं जो कि वाटर को इम्प्रीमेबल बनाती है, मतलब वाटर को मूव नहीं करने देती अपने अंदर से, उस टाइम जरूर जो एपोप्लास्टिक पाथवे है वो खुद सिम्प्लास्टिक पाथवे बन जाता है। और उसके बाद है ट्रांस सेलुलर रूट। ट्रांस सेलुलर रूट में क्या रहेगा, वाटर रैंडमली कहीं पे इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाएगा, कहीं पे मतलब सेल के अंदर चला जाता है, तो अलग अलग मोमेंट है वो शो करता है। और एक बार जब ये एंडोडर्मिस में एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पे जो फिलोएम जाइलम है, जाइलम के अंदर एंट्री हो जाती है इनकी, और जाइलम से फिर जो वाटर है वो आगे मूव करवाया जाता है। उसके बाद माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं फंगस के, फंगस पाया जाता है कई जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के अंदर, जो कि एक वाटर एब्जॉर्प्शन में और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फंगल फिलामेंट फॉर्म ए नेटवर्क। जो फंगस हैं जो उनके धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं तो वो एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं अराउंड द यंग रूट, जो नई रूट होती है उसके सराउंडिंग में। दे पेनिट्रेट द रूट सेल्स, और वो साथ में रूट सेल्स के अंदर हैं, वहां तक वो मूव कर जाते हैं जो फंगल फिलामेंट्स हैं। हाइफी हैव ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट एब्जॉर्ब मिनरल आयंस। जो ये हाइफी है जो फंगस है वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से जो मिनरल आयन है और जो वाटर है वो सोइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, जो कि रूट्स के द्वारा तो पॉसिबल भी नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा वाटर है जो फंगस है वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती हैं। और इन टर्न जो रूट्स हैं प्रोवाइड शुगर्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू माइकोराइजा। तो इसके बदले में जो रूट्स हैं वो
जो फंगस को खाना पानी वगैरह है, जो शुगर्स वगैरह है या फिर अलग कंपाउंड्स है वो देती रहती हैं। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब यही है कि दोनों का फायदा होता है, चाहे रूट्स हो चाहे फंगस हो, दोनों एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है वो शो करते हैं, दोनों का बेनिफिट होता है, बोथ आर बेनिफिटेड। सम प्लांट्स हैव एन ओब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ओब्लिगेट एसोसिएशन का मतलब है कि यदि फंगल पार्ट है वहाँ पे तभी वो ग्रो कर पाएंगे, विदाउट फंगल पार्ट वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। तो जैसे पाइनस का जो सीड होता है वो कभी भी अपने आप ग्रो नहीं कर पाता जब तक उसको रूट्स के अंदर जो सोइल के अंदर जब उसको फंगस नहीं मिल जाता, और वो माइकोराइजा बनने के बाद ही उसकी ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है। तो हम एक रूट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। नॉर्मल रूट में जो ये ब्लू कलर के जो आपको दागे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ये 3D व्यू है एक। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि माइकोराइजल एसोसिएशन कैसे पाया जाता है और जो मदद कैसे करता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं जो अलग अलग दागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनके अंदर जो फंगस है वो इनके बिल्कुल इंटरनल पोर्शन तक प्रेजेंट रहती हैं। ये जो फंगल पार्ट है वो देख सकते हैं, ये इंटीरियर पोर्शन तक प्रेजेंट है, यहाँ पे रूट के अंदर तक वो पेनिट्रेट कर जाती हैं और उसकी वजह से जो खाना पानी वगैरह है ये एब्जॉर्ब करती रहती हैं। और जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसमें काफ़ी सारे दागे जैसी स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलेगी हमको, जो रूट्स के सराउंडिंग में रहती हैं। और उनका काम क्या रहता है, वाटर वगैरह है उसको मूवमेंट करवाने का। जैसे ये जो दागे जैसी स्ट्रक्चर्स हैं ये फिर वाटर वगैरह है जो मिनरल पार्टिकल है उसको ये रूट्स के अंदर भेजते रहते हैं। तो ये फंगल एसोसिएशन है जो माइकोराइजा हम समझ सकते हैं। और ये जूमिंग डायग्राम होता है जिसके अंदर एक जो फाइबर है वो रूट के अंदर जाता हुआ इसमें दिखा रखा है, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा है। उसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो एक बार जब वाटर एंटर कर जाता है प्लांट के अंदर तो उसकी आगे की जो फर्दर मूवमेंट है वो कैसे होती है। तो ये केवल डिफ्यूजन से नहीं हो सकती, जैसे रूट्स में हमने डिफ्यूजन पढ़ा है, तो डिफ्यूजन से नहीं हो सकती क्योंकि वो बड़ी स्लो प्रोसेस होती है और फॉर शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट और थोड़ी डिस्टेंस तक ही वो काम करती है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए टिपिकल प्लांट सेल अबाउट 15 माइक्रोमीटर टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेकंड, मतलब एक 50 माइक्रोमीटर तक, मतलब ये बहुत ही छोटी इकाई है डिस्टेंस की। तो उस तक भी जाने के लिए डिफ्यूजन के द्वारा वाटर को 2.5 सेकंड लग जाती है, 2.5 सेकंड लग जाती हैं। और यदि हम इसी तरीके से किसी एक 100 मीटर प्लांट के पास उसके टिप तक वाटर को डिफ्यूजन से पहुंचाने लग जाए तो काफ़ी साल लग जाती हैं और जितने में तो प्लांट है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डिफ्यूजन के अलावा एक मास फ्लो है हाइपोथेसिस वो यूज की जाती है इसमें, जिसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क, बल्क का मतलब है झुंड में चलता है जो सब्सटेंस है, मास के रूप में चलता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जैसे नदियों में पानी चलता है ना, इस तरीके से उसी को मास फ्लो बोला जाता है। सब्सटेंस इन सॉल्यूशन और इन सस्पेंशन, जो सब्सटेंस है हो सकता है वो सॉल्यूशन में हो, बिल्कुल घुला हुआ हो, या फिर वो सस्पेंशन मतलब उसके कुछ पार्टिकुलेट मैटर है वो ऐसे ही पड़े हुए हों किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। तो उसमें स्वेप्ट, स्वेप्ट का मतलब बहाया जाता है अलोंग एट ए सेम पेस, एक सेम लय के साथ बहता है। जैसे एक फ्लोइंग रिवर होती है, एक बहती हुई नदी में पानी हम जैसे मूव करता देख सकते हैं, तो ऐसे ही मूवमेंट होती है। अनलाइक डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजन जैसे वाटर है वो मूव नहीं करता, जैसे डिफ्यूजन में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बजाय प्रेशर ग्रेडियंट का बड़ा मैटर होता है, प्रेशर डिफरेंस के हिसाब से चलता है। कैन बी अचीव्ड बाय पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट, तो जो मास फ्लो है इसको अचीव करने के लिए पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी यूज किया जाता है। मतलब पॉजिटिव का मतलब बाहर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जैसे जो गार्डन होज होते हैं, गार्डन होज का मतलब जो पेड़ पौधों को पानी देने के लिए फुहारे यूज किए जाते हैं, तो वो एक प्रेशर से पानी फेंकते हैं, तो वो एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। या फिर नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी हो सकता है, जैसे सक्शन होते हैं थ्रू ए स्ट्रा, स्ट्रा के द्वारा, जैसे स्ट्रा हम यूज करते हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, तो उसमें क्या है हम खींचते हैं पानी को, तो एक जब खींचना, एक प्रेशर लगाना, एक प्रेशर को मतलब किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, तो खींचने वाले को नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे। और जबकि प्रेशर जो प्रेशर से बाहर की तरफ जो वाटर है वो भेजा जाता है तो उसको पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोला जाता है। तो ये दोनों फोर्स काम करते हैं वहाँ पे। ट्रांसलोकेशन, तो ये क्या होता है, बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस
थ्रू वेस्कुलर टिश्यू। तो इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम फिलोएम वो काम करते हैं ज़्यादा मात्रा में जो वाटर का मूवमेंट करवाता है। जो जाइलम है वो ट्रांसलोकेट वाटर मिनरल साल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। तो जरूरी नहीं कि सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो फिलोएम के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किए जाएं। जैसे जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं या हार्मोन्स हैं उनको भी मूव करवाता है रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ। जबकि जो फिलोएम है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स उनको भी वो क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। कहाँ से? पत्तों से अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि फिलोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट का। फूड बनते हैं पत्तों में और जो खाना बनने के बाद फिर अलग अलग पार्ट में फिलोएम टिश्यू के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मेनली हम जाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर का मूवमेंट कैसे किया जा रहा है। तो ये एक फ्लो है, एक मास फ्लो हाइपोथेसिस को शो कर रहा है जिसके अंदर जो वाटर है एक लय के अंदर मूव करता है और वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट रूट, मतलब वाटर है जो अपवर्ड मूवमेंट कैसे करता है एक प्लांट के अंदर। तो इसके अंदर दो फैक्टर हैं वो काम करते हैं, एक रूट प्रेशर और एक ट्रांसपिरेशन पुल। तो रूट प्रेशर है वो हम देखेंगे क्या होता है। एज वेरियस आयंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट, जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है रूट के अंदर बाहर से, तो जिसकी वजह से क्या होता है एक प्रेशर है जाइलम के अंदर वो बिल्डअप हो जाता है। प्रेशर है वो बढ़ता रहता है। कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर, जो कि पानी को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। टू स्मॉल हाइट्स, कुछ ही हाइट तक ये धकेल पाता है। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज आल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन इवेपोरेशन इज लो। तो जो इफेक्ट है रूट प्रेशर का वो ज़्यादा कब देखने को मिलता है, खासकर नाइट की कंडीशन में और मॉर्निंग के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रांसपिरेशन है वाष्पोत्सर्जन है वो कम होएगा, जिसकी वजह से पानी का लॉस कम होता है। और पानी का लॉस कम होएगा तो एक टेंशन कम क्रिएट किया जाएगा प्लांट के अंदर, और वो टेंशन ही पानी को खींचने वाला एक मेन फैक्टर काम करता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन रात को और सुबह मॉर्निंग में तो ट्रांसपिरेशन होती नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो रूट प्रेशर के द्वारा ही किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? रूट प्रेशर प्रोवाइड ए मोडेस्ट पुश इन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। मोडेस्ट का मतलब एक मीडियम सा, एक माध्यम सा, एक पुल का मतलब धकेलते हैं वाटर को, जो कि थोड़ा बहुत वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। डू नॉट प्ले ए मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप ऑल टाल ट्रीज, मतलब ज़्यादा हाइट तक ये प्रेशर है वो काम नहीं करता। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जाइलम, तो ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो जाइलम के अंदर ही इस रूट प्रेशर के द्वारा वो किया जाता है। एक गटेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है? एक्सेस वाटर कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो कुछ प्लांट, ज़्यादातर जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, घास फूस वाले जो पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है जो खासकर मॉर्निंग टाइम में हम कुछ उनके जो टिप पे जो लीफ की टिप होती है वहाँ पे हाइपोथोडियम नाम की एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उससे क्या होता है वाटर है वो लिक्विड फॉर्मेट में बाहर निकलता है, लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। वैसे तो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है प्लांट से, लेकिन जब वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है बूंदों की फॉर्म में, तो उसी प्रोसेस को गटेशन बोला जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? अराउंड स्पेशल ओपनिंग ऑफ वीन्स। कुछ जो वीन्स हैं वो स्पेशल ओपनिंग बनाती हैं नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड, मतलब ग्रास ब्लेड मतलब घास का जो पत्ता होता है उसकी बिल्कुल नोक वाले भाग पे जो वाटर है वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। तो उस प्रोसेस को गटेशन बोला जाता है। और जैसे हमने बात की है रूट प्रेशर की, तो इसमें क्या है, रूट प्रेशर को किस तरीके से मापा जा सकता है। जैसे हमने कोई भी एक पोटेड प्लांट लिया, उसका जो स्टेम है वो बीच से कट कर दिया और उसके बाद एक पाइप रबड़ ट्यूब लगाएंगे और एक्सक्लूडेड लिक्विड है वो एक्सक्लूडेड का मतलब है कुछ लिक्विड पार्ट हम पहले से इसके अंदर रखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि जो रूट है जो जैसे जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो ये वाटर इस जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो बढ़ना स्टार्ट होएगा, और जो कि आगे प्रेशर अप्लाई करता है इस मरकरी मीटर के ऊपर। मैनोमीटर जिसको बोलते हैं, प्रेशर मापने की एक इकाई होती है। तो जैसे मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और जैसे जैसे ये प्रेशर यहाँ पे बढ़ता रहेगा तो ये जो लेवल है हम चेक कर सकते हैं, मीटर में देख सकते हैं कितने लेवल तक ये जो मरकरी है वो बढ़ता है, और उस हिसाब से जो रूट प्रेशर है उसकी वैल्यू हमको पता लग जाती है कितना प्रेशर वहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो जो मेन फैक्टर होते हैं जैसे रूट्स हैं,
रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जैसे रूट हेयर्स हैं, तो उसके बाद ये अलग अलग जो रूट्स, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स हैं, उनके अंदर वाटर आ जाता है। उसके बाद जाइलम से इसको ऊपर की तरफ धकेला जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसके बाद लास्ट में जो पत्ते हैं, पत्तों से ट्रांसपिरेशन के रूप में उसको वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। छोटे प्लांट्स में तो रूट प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो हम देख सकते हैं, जो प्रेशर है उसकी वैल्यू रूट सेल्स में -0.2 मेगा पास्कल के आसपास होती है। स्टेम के अंदर 0.6 माइनस, मतलब ये एक्सप्रोमेक्टली का निशान है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लगभग जो वैल्यू शो करता है 0.6 मेगा पास्कल। और जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो एक क्रिएट होता है जहाँ पे नीचे वाटर प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर वाटर प्रेशर कम है। तो जिसकी वजह से जो वैल्यू है ऊपर की तरफ है, जो प्रेशर है माइनस में है वैल्यू, तो यहाँ पे हाइयर वैल्यू क्या शो कर रही है कि ये कम है। माइनस में जो हाइयर वैल्यू होती है वो कम होती है, और यहाँ पे माइनस में जो छोटी वैल्यू है वही बड़ी वैल्यू का रूप में काम करती है। तो प्रेशर इस साइड में, नीचे रूट्स की साइड में ज़्यादा है, ऊपर की साइड में कम है, जिसकी वजह से एक मास फ्लो देखने को मिलता है वाटर का। उसके बाद है रूट प्रेशर को एक्सपेरिमेंट से कैसे समझेंगे हम। चूज ए स्मॉल सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट ऑन ए डे। दिन के समय पे हमने एक सॉफ्ट स्टेम्ड का मतलब है बिल्कुल नरम तने का एक पौधा सेलेक्ट करना है, छोटा पौधा। व्हेन देयर इज ए प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, उस टाइम हमने सेलेक्ट करना है जब अच्छी खासी जो नमी है वो वातावरण में हो। कट स्टेम हॉरिजेंटली, तो स्टेम को हमने क्या करना है, हॉरिजेंटली कट करना है बेस से, विद ए शार्प ब्लेड, मतलब अच्छे नुकीले चाकू के साथ या फिर किसी भी जो नुकीली चीज़ है ब्लेड से कट करना है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह के टाइम में, क्योंकि उसी टाइम रूट प्रेशर ज़्यादा होता है। ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऊज आउट ऑफ द स्टेम ड्यू टू पॉजिटिव वाटर प्रेशर, तो क्या होएगा, जो बूंद है पानी की, कुछ बूंदें हैं वो जो कटे हुए भाग हैं उसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव रूट प्रेशर का मतलब है रूट नीचे से जो प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रही है उसको पॉजिटिव रूट प्रेशर बोल देंगे। उसकी वजह से जो वाटर है, ऊज आउट का मतलब बाहर निकलना, तो बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। फिक्स ए रबर ट्यूब टू कट स्टेम, कलेक्ट एंड मेजर द रेट ऑफ एक्सयूडेशन। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रबड़ ट्यूब को उस कटे हुए भाग के ऊपर लगा के और जो वाटर है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और जो एक्सयूडेशन का मतलब है जो भी जो उसमें से सब्सटेंस रिलीज हो रहा है उसको एक्सड्यूट्स बोला जाता है। और जो प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर को बाहर रिलीज किया जा रहा है, उस प्रोसेस की हम रेट भी देख सकते हैं, कितने टाइम में कितना वाटर है हम कलेक्ट कर पा रहे हैं। आल्सो डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ एक्सीड्यूएट्स, तो एक्सीड्यूएट्स के अंदर क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट है तो उसके भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट है ये बता रहा है कि एक पोटेड प्लांट लेना हमने, और इसका ये क्रॉस सेक्शन दिखा रखे है, और इसके अंदर क्या है, रूट्स प्रेशर, जो वाटर है नीचे हमने वाटर रखने के लिए थोड़ा सा एक कंटेनर भी दे रखा है जिसके अंदर वाटर है, और रूट्स क्या है वाटर को लेंगी, और जैसे जैसे ये ट्यूब, रबर ट्यूब है, इसके अंदर जो एक्सीड्यूएट्स हैं, एक्सीडेट्स ये इकट्ठे होते शुरू और होने स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर, और इसको हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है और टाइम चेक करना है कि कितने टाइम में इसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। उससे हम स्पीड भी पता कर सकते हैं, रूट प्रेशर से जो वाटर है वो कितनी स्पीड में ऊपर ले जाया जाता है। उसके बाद है ट्रांसपिरेशन पुल, ये सेकंड फैक्टर है जो कि वाटर मूवमेंट में मदद करता है। अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू जाइलम अचीव्स फेयरली हाई रेट्स अप टू 15 मीटर पर हावर, तो जो ऊपर की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है वो जाइलम के द्वारा अचीव की जाती है। फेयरली हाई रेट मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। अप टू 15 मीटर पर हावर मतलब 15-15 मीटर तक की हाइट तक एक एक घंटे में जो वाटर है वो मूव करवाया जाता है इसमें। वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू प्लांट, तो वाटर को मेनली खींचा ही जाता है ऊपर की तरफ। और ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स, और जो मेन जो फोर्स काम करता है वाटर को ऊपर खींचने वाला वो ट्रांसपिरेशन होती है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तों से जो पानी का उड़ना स्टोमेटा से। तो मैकेनिज्म क्या होता है इसमें, वाटर इवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा, जैसे ही स्टोमेटा से पानी है वो उड़ता है, बिकॉज ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन दैट, यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही काम करता है कि जैसे जो एटमोस्फियर में उसके अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन कम है किसके कंपैरिजन में, जो लीफ है, लीफ की जो सेल्स होती हैं गार्ड सेल्स उनसे ज़्यादा है, एज टू सब स्टोमेटल कैविटी एंड इंटरसेलुलर स्पेस,
तो वही बात है, जो लीफ के अंदर अलग अलग जो एरिया है सब स्टोमेटल कैविटी का मतलब स्टोमेटा की जो कैविटीज हैं उनके अंदर, और इंटरसेलुलर स्पेस हैं जो पत्तों के अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में जो वाटर है उससे तो कम ही एटमोसफियर में, जिसकी वजह से वाटर है वो इवेपोरेट्स होता है, और वहाँ पे थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर सेल्स इज कंटिन्यूअस। तो सेल्स के अंदर जो एक पतली परत होती है जो पानी की, जो एक मास फ्लो के रूप में मूव करती है, वो हमेशा लगातार बहती रहती है। रिजल्ट्स इन पूलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, जिससे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल है वो जैसे ही बाहर चला जाता है एनवायरनमेंट में, तो वो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, एक के बाद एक मॉलिक्यूल को खींचते रहते हैं वो इनटू लीफ फ्रॉम द जाइलम, जाइलम से लीफ के अंदर खींचा जाएगा। वाटर डिफ्यूजेज इनटू सराउंडिंग एयर, जो वाटर है उसको आसपास के वातावरण में छोड़ा जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, और दिस क्रिएट से पुल, से खिंचाव बन जाता है, क्रिएटिंग ए प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट ए जाइलम साइज्ड कॉलम। तो जाइलम साइज का एक जो ट्यूब होती है, पतली ट्यूब, उसके अंदर वाटर को 130 मीटर तक की हाइट तक भी ऊपर तक खींचा जा सकता है। तो खींचने वाला फोर्स ज़्यादा काम करता है, हालांकि रूट प्रेशर भी अपना रोल प्ले करता है, लेकिन उसका जो कम हाइट तक ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसमें हम समझ सकते हैं जो मूवमेंट बता रहा है, जैसे ही ये वाटर जो लीव्स के अंदर वाला पोर्शन है उसके अंदर हम देख सकते हैं वाटर को एनवायरनमेंट के अंदर भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से वो पास वाले वाटर्स को खींचेगा। उसके बाद उसको जो ये जाइलम पोर्शन है लीफ के अंदर, उससे वाटर को फिर लीफ के सेल से उनके पास लेके आया जाता है, और जाइलम है जो अलग अलग जो पोर्शन है स्टेम के बीच में जो रूट्स के अंदर है, उससे क्या होता है फिर एक के बाद एक नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींचता रहता है। तो इस तरीके से वाटर है रूट्स के द्वारा खींचा जाता है, और स्टेम से होता हुआ पत्तों के द्वारा उसको बाहर ट्रांसपिरेशन कर दिया जाता है। और जो भी प्लांट की नीड होती है वाटर की, वो भी जहाँ पे नीड है वहां से इस वाटर को ले लिया जाता है, जो भी अलग अलग चैनलाइज फॉर्म में चल रहा है। तो जो वाटर है ज़्यादातर तो ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है। माना जाता है कि जो 95% जो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा, उसका 95% जो भाग है वो तो ट्रांसपिरेशन से उड़ा ही दिया जाता है। तो 5% वाटर है वही यूज करता है एक प्लांट। उसके बाद है कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। कोहेसन का मतलब है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और टेंशन का मतलब उनके द्वारा की जाने वाली जो टेंशन क्रिएट होती है, जैसे हमने लीव्स में देखा है एक लो ग्रेडियंट वहाँ पे तैयार रहता है, प्रेशर कम बनता है। ट्रांसपिरेशन पुल मतलब जो हमने ये मॉडल देखा है उसके अंदर, तो वाटर इज ट्रांजिस्ट इन प्लांट, पानी है जो पौधों में कुछ टाइम तक ही रहता है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रहता है। नया नया पानी जो रूट से आता रहता है, और जो पुराना वाला वाटर है वो स्टोमेटा के जरिए उड़ाया जाता है। लेस देन 1% यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, पौधा केवल फोटोसिंथेसिस में जो हम प्रोसेस देखते हैं CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन बनाता है, तो उसमें जो वाटर हम यूज करते हैं रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में, वो केवल 1% ही होता है जो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट्स के द्वारा। और जो प्लांट ग्रोथ है उनके अंदर भी बहुत कम वाटर है वो यूज होता है, मोस्ट ऑफ इट लूज थ्रू द स्टोमेटा। और जैसे बताया है कि 95% जो वाटर ज़्यादा ही मात्रा होती है उसकी, वो पत्तों के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। कैन बी ऑब्जर्व्ड एज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड इनसाइड बैग, तो जैसे हम किसी भी छोटे प्लांट को पॉलिथीन बैग से कवर करते हैं तो उसमें नमी जो कुछ छोटी छोटी बूंदें हैं वो देख सकते हैं, और वो बूंदें कहाँ से आई हैं, वाटर से आई हैं। वैसे हम यदि मार्केट से सब्जी भी लेके आते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं पॉलिथीन में, यदि उनको नहीं निकालते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, जो वाटर है उनका वो पॉलिथीन के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी एक ट्रांसपिरेशन को ही शो करता है। Water loss from a leaf also observed by using cobalt chloride paper। तो वाटर लॉस को पत्तों से देखने के लिए हम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है उसको भी यूज कर सकते हैं, जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है जैसे ही वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा ट्रांसपिरेशन से। तो इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर मेनली थ्रू स्टोमेटा सिंगुलरली स्टोमा बाय प्लांट्स। तो क्या होता है ये, जो भी इवेपोरेटिव का मतलब है जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होता है प्लांट बॉडी से, किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए, सिंगुलर को स्टोमा बोलते हैं, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है, उस प्रोसेस को हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लीफ आल्सो अकर्स थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के जरिए जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं ये भी एक्सचेंज की जाती हैं। नॉर्मली ओपन इन ए डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम, जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में ओपन रहते हैं और रात के टाइम ये बंद रहते हैं।
इन डोर्सोवेंट्रल जो कि डाइकोटिलेडोनल लीफ होती हैं, उनके अंदर लोअर सरफेस ऑफ लीफ लीफ की जो लोअर सरफेस होती है वहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, जबकि जो अपर सरफेस होती है जिसको एडेक्जियल सरफेस बोला जाता है, लोअर वाली को एबैक्सियल सरफेस बोला जाता है। तो एबैक्सियल सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, जबकि एडेक्सियल सरफेस पे कम स्टोमेटा है वो पाए जाते हैं। इन आइसोबाइलेटरल जो कि मोनोकोटिलेडोनल लीफ आती हैं, उनके अंदर लगभग इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं, वो दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं, चाहे वो अपर सरफेस हो चाहे वो लोअर सरफेस हो। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो जो स्टोमेटा है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किस बेस पे की जाती है, क्या प्रोसेस रहती हैं वो देखेंगे। इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल, जो गार्ड सेल्स होती हैं जो स्टोमेटा को कवर करती हैं, जो सुरक्षित करती हैं, जैसे गार्ड होता है जो वो अपने जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो इसी प्रकार से जो स्टोमेटा है उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम है वो गार्ड सेल्स करती हैं। और जो गार्ड सेल्स की इनर वॉल होती है जो कि पोर्स की तरफ प्रेजेंट होती हैं, स्टोमेटल अपर्चर जिसको बोला जाता है, तो उसकी तरफ वाली वाल्स हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, थिक होती हैं, और इलास्टिक का मतलब है वो अपनी शेप वगैरह है वो चेंज कर सकती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। When turgidity within two guard cells increases forcing inner walls into a crescent shape, जब वाटर है गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है एंडोस्मोसिस के द्वारा, तो जिसकी वजह से जो वाटर का प्रेशर उसमें बढ़ता रहता है और उसी को हम टर्जिड सेल बोलते हैं। सेल है जो थोड़ी फूल जाती हैं, स्वेल अप हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो इनर वॉल्स हैं जो स्टोमेटल अपर्चर की तरफ हैं वो एक क्रीसेंट शेप, एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। स्टोमेटल ओपनिंग इन आल्सो इज आल्सो एडिड ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइबर्स, माइक्रोफाइबर होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे धागे जैसी स्ट्रक्चर जो कि सेल वाल में पाए जाते हैं गार्ड सेल्स की में, तो वो भी मदद करते हैं स्टोमेटा को ओपन होने में। रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स हेल्प स्टोमेटा टू ओपन, तो जो ये माइक्रोफाइबर्स हैं ये सेलुलोज के बने होते हैं और ये रेडियली मतलब रेडियस वाइज अलोंग होते हैं, प्रेजेंट होती हैं। जैसे सेंटर जो स्टोमेटा है उसको सेंटर मान के जो गार्ड सेल है वो बाहर की तरफ होती हैं, तो वो अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको रेडियल अरेंजमेंट बोला जाता है और वो स्टोमेटा को ओपन होने में मदद करती हैं। और जब गार्ड सेल्स लूज ट्रिगर, जब इसकी जो टर्जिडिटी है जो इसकी कठोरता है वो खत्म हो जाती है किसकी चीज़ की वजह से, ड्यू टू वाटर लॉस और वाटर स्ट्रेस, हो सकता है पानी की कमी हो प्लांट के अंदर, या फिर वाटर लॉस जो ट्रांसपिरेशन के जरिए जो वाटर एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है उसकी वजह से जो इलास्टिक इनर वाल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप है वो गेन कर लेती हैं और गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब है वो नॉर्मल अपनी शेप में आ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं अपनी जो फूली हुई शेप से, और उसके बाद जो स्टोमेटा है उसको वो बंद कर देती हैं। तो यहाँ पे हम स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग देख सकते हैं। तो जैसे वाटर एंटर करता है तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा अपर्चर है, तो जैसे वाटर इनमें एंटर कर रहा है बाहर से हम देख रहे हैं सबसाइडरी सेल से, तो ये स्वेल हो रही हैं, उसी बेस पे स्टोमेटा ओपन हो रहा है, और जैसे ही स्टोमेटा ओपन है तो गैसेज एक्सचेंज वो देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही वाटर इसमें से बाहर चला जाता है तो स्टोमेटा है ये क्लोज हो जाते हैं। और ये जो ट्रांसपिरेशन होता है वाटर सरफेस से, जो वाटर जो प्लांट बॉडी की जो सरफेस होती है लीव्स वगैरह से, तो वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो वेपर्स बनते हुए जो दिखाई दे रहे हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपिरेशन, कौन से वो फैक्टर हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी वातावरण के अंदर क्या क्या ऐसे फैक्टर मौजूद मिलेंगे जिससे ट्रांसपिरेशन है कम या ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे टेम्परेचर है ज़्यादा होगा तो जो ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा मिलेगी, लाइट भी यदि ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा मिलेगा, और ह्यूमिडिटी यदि आर्द्रता यदि नमी ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाता है। विंड स्पीड का मतलब हवा कितनी स्पीड से चल रही है तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ पे। इंटरनल फैक्टर्स में नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा कितने प्रेजेंट है, जितने ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा रहेगा। परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटा कितने ओपन है, मतलब टोटल स्टोमेटा में से जितनी परसेंटेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यदि परसेंटेज में स्टोमेटा ओपन है तो वाटर लॉस ज़्यादा रहेगा। एंड वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर पानी की कितनी प्रेजेंस है उसकी वजह से भी स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है। और उसके बाद कैनोपी स्ट्रक्चर, कैनोपी का मतलब होता है जो प्लांट की एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती हैं, जो उसके लीफ हैं किस तरीके से जो उसकी ब्रांचेज हैं वो अरेंज होती हैं तो उसको कैनोपी बोला जाता है, तो वो स्ट्रक्चर भी जो ट्रांसपिरेशन है उसको इफेक्ट करती हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो ये भी इफेक्ट करती हैं। जैसे कोहेसन होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, जो हमने पिछले जो वीडियो के जो इस चैप्टर के पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, कोहेसन एडेशन। तो ये क्या होते हैं, यदि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसको कोहेसन बोला जाता है। एडेशन में क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस सच एज द सरफेस ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट्स, जो ट्रैकरी मतलब जाइलम के ही कुछ अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उसमें ट्रैकिड्स आते हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स में ही जो वाटर है वो मूव करता है। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी पोलर सरफेस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं तो उसको एडहेशन बोला जाता है। उसके बाद सरफेस टेंशन, ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन गैसियस फेज। जब वाटर के पार्टिकल लिक्विड फेज में होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो शो कर पाते हैं, और जिसकी वजह से जो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में देखने को मिलता है, क्योंकि नीचे की तरफ जो पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, जो वाटर के मॉलिक्यूल जो सरफेस के पार्टिकल से जस्ट नीचे हैं, वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की सरफेस पे एक टेंशन सी बनी रहती है, एक अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बना रहता है सरफेस पे, उसी को सरफेस टेंशन बोला जाता है। और जो ये प्रॉपर्टीज हैं, गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इससे क्या होता है, वाटर को एक बड़ी मजबूती मिलती है। दैट इज एन एबिलिटी टू रेजिस्ट ए पुलिंग फोर्स एंड हाई कैपिलरिटी, जिसकी वजह से जो पुलिंग फोर्स है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसको अवशोषित कर सकते हैं, उससे प्रतिरोध कर सकते हैं। जैसे जो प्लांट के अंदर जो वाटर को ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो जो एक मास फ्लो बनता है, एक जो स्ट्रीमिंग बनती है पानी का, जो एक लगातार बह जाना, वो आसानी से टूटता नहीं है। और हाई कैपिलरिटी का मतलब है, जैसे कैपिलरी छोटी बिल्कुल फाइन ट्यूब होती हैं जो लैब के अंदर देखने को मिलती है केमिस्ट्री लैब में, तो उनमें क्या है, वाटर अपने आप एक हाइट तक पहुंच जाता है। तो वो प्रॉपर्टी भी इन्हीं तीन प्रॉपर्टी होती हैं जो वाटर की, उनकी वजह से देखने को मिलती हैं। इन प्लांट्स कैपिलरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट, और जो कैपिलरिटी है, जो फाइन ट्यूब का प्लांट्स में कैसे पाई जाती हैं, ये जो पतले पतले ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं बिल्कुल थिन नैरो, तो उनके अंदर जो वो भी एक कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं, और उस कैपिलरिटी की वजह से वाटर है उसको ऊपर जाने में जो अपवार्ड है, अपवार्ड मूवमेंट में मदद मिलती है। जैसे ट्रैकिड और वेसल एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल फाइन डायमीटर के होते हैं, स्मॉल डायमीटर के। सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल्स फ्रॉम रूट टू लीफ वेन कैन सप्लाई नीडेड वाटर, जो जाइलम वेसल्स का जो सिस्टम बना हुआ है रूट से लेके लीफ तक, तो वो मेनली वाटर को सप्लाई करने का काम करता है। उसके बाद ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन आपस में इंटरलिंक्ड प्रोसेस होती हैं, तो वो देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसपिरेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पूल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अलग अलग होती हैं, तो उनके लिए एक ट्रांसपिरेशन पूल क्या पढ़ा था हमने, जो वाटर का मूवमेंट होता है रूट से अलग अलग पार्ट्स के पास, तो उसमें ट्रांसपिरेशन पूल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होता है। सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये वाटर भी सप्लाई करता है फोटोसिंथेसिस में, जो CO2 और H2O के बीच में जो प्रोसेस होती है, ग्लूकोज बनता है, तो उसमें जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है वो ट्रांसपिरेशन के जरिए ही प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम द सोइल टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, और साथ में जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं वाटर के अंदर घुले हुए, तो उनको भी ये मिट्टी से जड़ों के द्वारा अवशोषित करके अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम करता है ट्रांसपिरेशन ही। कूल लीफ सरफेस, जैसे ही वाटर उड़ता है इवेपोरेशन की फॉर्म में, तो वो क्या कर देता है, जहाँ से उड़ा है वहाँ पे हीट लेके उड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। जैसे लीफ सरफेस से उड़ेगा तो वहाँ पे 10 से 15 डिग्री जो सेल्सियस है वो कम हो जाता है। इवेपोरेटिंग काज कूलिंग, हमने ये केमिस्ट्री में पढ़े हैं 10th क्लास 9th क्लास में, कि जिसकी वजह से यदि इवेपोरेशन होती है तो वो ठंडा बना देता है सरफेस को। मेंटेन सेफ स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग सेल टर्जिड, और जब वाटर अच्छा खासा प्रेजेंट है यदि प्लांट के अंदर, तो उनकी जो सेल हैं वो भी टर्जिड मतलब नॉर्मल, मतलब जो फुली हुई शेप में मिलेंगी, कठोर मिलेंगी। एंड एक्टिव फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट हैज एन इनसेटिएबल नीड फॉर वाटर, और यदि कोई भी प्लांट लगातार फोटोसिंथेसिस करता जा रहा है तो उसके अंदर जो वाटर की जो नीड रहती है वो इनसेटिएबल का मतलब है जिसकी पूर्ति पूरी ना की जा सके, वो लगातार पानी को अवशोषित ही करता चला जाता है।
और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या जो है ये हेल्पफुल होती है। लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लीटेड बाय ट्रांसपिरेशन। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये भी वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से लिमिटेड रहती है, मतलब कंप्लीट होएगी तो वाटर की नीड इसमें ज़रूरत होती है, और जिसको विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, मतलब उस लिमिटेशन को ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो वाटर, वो एक ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए जो वाटर ऊपर लिया जा रहा है, लिप्स के अंदर लेके आया जा रहा है, तो उससे जो लिमिटेशन है थोड़ी सी वो कम की जा सकती है। ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज लार्जर काज साइकिलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ एटमोस्फियर एंड बैक टू द सोइल। जो आर्द्रता बनी होती है रेन फॉरेस्ट में, जो सदाबहार वन होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे जो पेड़ हैं लगातार फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं और ट्रांसपिरेशन उनमें से होता रहता है, जिसके द्वारा जो वाटर है वो रूट से लीफ में आएगा, लीफ से एटमोस्फियर में, और फिर वापस मिट्टी में बारिश के जरिए जो बारिश होती है, रेनिंग होती है, तो उसके जरिए वापस मिट्टी में चला जाता है। इवोल्यूशन ऑफ C4 सिस्टम। तो ये जो ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में इंटरेक्शन से ही जो फॉर मैक्सिमाइजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 एंड मिनिमाइजिंग वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो, और CO2 की अवेलेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखने के लिए C4 प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की मॉडिफिकेशन पाई जाती है, जो हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वो मॉडिफिकेशन भी जो ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जो वाटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी की वजह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। C4 प्लांट आर ट्वाइस एज एफिशिएंट। C3 C4 प्लांट अलग अलग प्लांट की फॉर्म होती हैं, जिनके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन प्रोडक्ट है वो अलग अलग बनता है। तो जो C4 प्लांट होते हैं उनमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है कार्बन, जब जो CO2 वो अवशोषित करते हैं एनवायरनमेंट में से, जो पत्तों में जाती है, तो वो एक 4 कार्बन के कंपाउंड में बदलती है, तो उसी की वजह से उनको C4 सिस्टम या C4 प्लांट बोला जाता है। और C3 के अंदर वो CO2 जब एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, तो वो सबसे पहले 3 कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल में बदलती है। तो जो C4 प्लांट होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा कारगर होते हैं किस मामले में, जो CO2 को एब्जॉर्ब करके उसको फोटोसिंथेसिस उसका करने में। फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसियस फॉर्म है उसको ग्लूकोज की फॉर्म में बदलने में बड़े एफिशिएंट रहते हैं C3 से ज़्यादा। C4 प्लांट लूज ओनली हाफ एज मच वाटर एज C3 प्लांट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड। दोनों की यदि सेम मात्रा CO2 की फिक्स उन्होंने की है, तो उसके लिए जो C4 प्लांट होते हैं वो वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं, लगभग आधे वाटर में ही वो C3 जितनी जो CO2 है उसको फिक्स कर लेते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ जो हमने मॉडिफिकेशन देखे हैं अलग अलग प्लांट्स में, वो किस चीज़ की वजह से है। ट्रांसपिरेशन के अंदर जो वाटर लॉस होता है उससे निपटने के लिए ये मॉडिफिकेशन है, उसको अलग अलग प्लांट है वो यूज करते हैं। तो इनमें काफ़ी इंटरेक्शन पाई जाती है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन में। उसके बाद है अपटेक ऑफ मिनरल आयंस कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय रूट ड्यू टू टू फैक्टर्स। तो जैसे हमने वाटर पढ़ा था, वाटर का डिफ्यूजन के द्वारा अवशोषित किया जाता है रूट्स के द्वारा, तो जो मिनरल्स आयंस होते हैं इनको पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिनरल्स आर चार्ज पार्टिकल विच कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट की, जो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें से इतना आसानी से जो मिनरल्स हैं चार्ज्ड होने की वजह से वो एंटर नहीं कर पाते। और दूसरी बात क्या है, जो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सोइल इज यूजुअली लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन रूट। रूट के अंदर पहले से ही जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है सोइल के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से वहाँ पे एक अपहिल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एनर्जी ड्राइवन होएगा, कि जिसमें ATP की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो जो रूट से जितने भी मिनरल्स हैं उनको, मतलब जो सोइल से रूट के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको अवशोषित किया जाएगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल बाय यूज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP। एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर, किसका, साइटोप्लाज्म जो एपिडर्मल सेल होती हैं, जो आउटर सेल होती हैं रूट की, तो वो किस फॉर्म में किया जाएगा, यूज ऑफ एनर्जी, उनमें ATP के फॉर्म में यूज की जाएगी। प्रोड्यूसिंग वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट्स काजिंग अपटेक ऑफ वाटर बाय ओस्मोसिस। और इसे क्या होएगा, एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है रूट्स में वो तैयार होएगा, और जिसकी वजह से वाटर को और ज़्यादा लिया जाएगा रूट्स के द्वारा।
तो इसमें क्या रहता है कि जो वाटर है वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और एक बार मिनरल्स की इक्विलिब्रियम आ जाती है तो एक्टिवली उसको एब्जॉर्ब किया जाता है एनर्जी की मदद से। और यदि ज़्यादा से ज़्यादा यदि मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है रूट के अंदर, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल कम होएगा, और बाहर का जो वाटर पोटेंशियल है सॉइल के अंदर वो क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से ओस्मोसिस होएगी। तो ये दोनों जो आयंस होते हैं और जो वाटर होते हैं वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब मिनरल एब्जॉर्ब किए जाएंगे तो वाटर की एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है ओस्मोसिस की वजह से। सम आयन आल्सो मूव इनटू सेल पैसिवली। तो जरूरी नहीं है कि सारे आयंस ही एक्टिवली लिए जाएंगे, एनर्जी को खत्म करके यूज किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पैसिवली भी बहुत सारे आयंस है वो रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। आयंस आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल। तो एंडोडर्मिस जो सेल्स होती हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, और उनके द्वारा वो एक्टिवली और या फिर पैसिवली सेल के अंदर है वो ट्रांसपोर्ट कर लिए जाते हैं, जिसमें एनर्जी हो सकता है यूज भी की जाए, हो सकता है ना भी एनर्जी यूज लगे उसमें। दीज स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर कंट्रोल पॉइंट्स वेयर ए प्लांट एडजस्ट क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स दैट रीच जाइलम। तो ये जो प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि कैरियर प्रोटीन भी होते हैं, चैनल प्रोटीन भी। तो यही एक कंट्रोल पॉइंट होते हैं। कंट्रोल पॉइंट का मतलब चेक पॉइंट होते हैं, जैसे कि भाई किस चीज़ को एंटर करना है, कितनी मात्रा में उसको बनाए रखना है, और किस टाइप के सोल्यूट को वो जाइलम के अंदर लेके जाना है, तो इन कंट्रोल पॉइंट पे ही निर्भर करता है। तो यही देखते हैं कि कितना जो आयंस है उनको एब्जॉर्ब करना है, या फिर उनको जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसको स्टॉप करना है। हैज़ एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयंस इन वन डायरेक्शन ओनली बिकॉज ऑफ सुबरीन लेयर इन द रूट एपिडर्मिस। तो इनके पास एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, जो स्पेसिफिक प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो एक डायरेक्शन में ही ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ सुबरीन लेयर इन द रूट एपिडर्मिस। क्योंकि सुबरीन का मतलब है जो वाटर इम्प्रीवेबल एक लेयर होती है, तो वाटर के जरिए तो हम उनको एंटर नहीं कर सकते उस लेयर में से, जिसकी वजह से जो स्पेशल टाइप के प्रोटीन है वो यूज किए जाते हैं, और वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं फिर उनका। मिनरल्स का जैसे ही रूट्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है, उसके बाद उनको ट्रांसलोकेट किया जाता है, प्लांट के अलग अलग भागों में उसको भेजा जाता है। तो उसमें किस चीज़ का रोल रहता है मेनली, तो ट्रांसपोर्ट अप स्टेम, मतलब स्टेम्स के ऊपर वाली साइड में अलग अलग जो लीव्स वगैरह, ब्रांचेज वगैरह है, अलग अलग जो पार्ट्स है प्लांट के, उनके अंदर ट्रांसलोकेशन के लिए ट्रांसपेरेशन जो स्ट्रीम है, जो ट्रांसपिरेशन पुल हमने पढ़ा था, और जिसके अंदर एक जैसे रिवर फ्लो करती है, इस तरीके से वाटर मूव करता रहता है, उसके जरिए ही अलग अलग भागों में भेजा जाता है। चीफ सिंक्स, सिंक का मतलब है जहाँ पे मतलब जो टारगेट पार्ट होते हैं, जहाँ पे मतलब लास्ट में इनको छोड़ा जाता है मिनरल लाइंस को, तो वो कौन से रीजन होते हैं, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम कौन से रीजन होते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहती हैं, वो सेल्स होती हैं। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, प्लांट के एपिकल रीजन। एपिकल रीजन कौन से होते हैं, जो रूट एपिकल और शूट एपिकल पार्ट होते हैं, जो कि लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, तो उनके अंदर इनको लेके जाया जाता है मिनरल्स को, क्योंकि वहीं पे इनकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। यंग लीव्स जो नए पत्ते होते हैं, डेवलपिंग फ्लावर्स जो नए जो विकसित हो रहे फूल होते हैं, और फ्रूट्स फलों के अंदर, सीड्स के अंदर, और स्टोरेज कुछ ऑर्गन होते हैं जो अलग अलग फूड स्टोरेज का काम करते हैं, तो उनके अंदर जो मिनरल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसलोकेट किया जाता है। अनलोडिंग अकर्स एट फाइन वीन एंडिंग थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय दीज सेल। अनलोडिंग का मतलब है इनको छोड़ना। जब भी इनको टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाया जाएगा, तो बिल्कुल फाइन वीन का मतलब है बिल्कुल पतली नैरो वीन्स होती हैं, वीन एंडिंग, उनके जरिए इनको छोड़ा जाता है। और डिफ्यूजन प्रोसेस भी हो सकती है वहाँ पे, और जब लीफ के अंदर पहले से या किसी भी सेल के अंदर पहले से इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उस टाइम पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद की जाती है। मिनरल आयन आर frequently remobilized particularly from older senescent part to the younger leaves। तो मिनरल्स आयन को उसके बाद फिर अलग अलग जगह पे रिमोबिलाइज्ड का मतलब जब भी उनकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे उनको लेके जाया जाता है। पार्टिकुलरली फ्रॉम, जब कोई भी प्लांट पार्ट है वो ओल्ड हो जाता है, या फिर सेंसिंग पार्ट का मतलब है जो कि डेथ के नज़दीक पहुँच जाता है, जो भी पार्ट है, तो उसको यंगर लीव्स के अंदर है वहाँ पे लेके जाया जाता है।
रिमूव्ड बिफोर लीफ फॉल इन द डेसिडियस प्लांट्स टू अदर पार्ट्स। तो उनको डेसिडियस का मतलब होते हैं जो पतझड़ ऋतु में जो पत्ते गिरा देते हैं प्लांट, तो उन जो गिरते हुए पत्ते हैं, जो गिरने वाले पत्ते होते हैं, उनमें से उनको रिमूव करवा दिया जाता है और दूसरे भागों में लेके जाया जाता है। रेडली मोबिलाइज्ड एलिमेंट, जिनको आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है, बड़ी स्पीड से मोबिलाइज हो जाते हैं, वो फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटासियम होते हैं। और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं कुछ कैल्शियम, इनको मोबिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लीफ की जो मेन स्ट्रक्चर होती है, फ्रेमवर्क वगैरह है, उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो उनको मोबिलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। वो लीफ के साथ ही, जब लीफ टूट के गिरता है तो वो साथ में चला जाता है। जाइलम कैरीज ऑर्गेनिक फॉर्म एज अमाइनो एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर आर कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो जाइलम है ये वाटर या मिनरल्स को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, साथ में कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म है जैसे अमाइनो एसिड वगैरह हैं और कुछ फास्फोरस और सल्फर हैं, उनको भी लिए होता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फिलोएम। और साथ में जैसे जाइलम और फिलोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इनके अंदर कुछ मटेरियल एक्सचेंज भी देखने को मिलता है, जो हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे। Hence, it is not clear that xylem transport only inorganic nutrients while phloem transports only organic। तो यहाँ से ये बात क्लियर नहीं होती कि जाइलम का काम केवल इनऑर्गेनिक का मतलब है, जो कि कार्बन कंपाउंड के बने हुए सब्सटेंस नहीं होने चाहिए, केवल उन्हीं को ही वो ट्रांसपोर्ट करेगा, और जबकि फिलोएम का काम ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना रहता है। ये अपने काम को छोड़ मतलब अपोजिट भी कर सकते हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शन इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हम एक पिक से आइडिया ले सकते हैं, जैसे वाटर और मिनरल्स को रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो एक स्ट्रीमिंग बनती है वाटर की, जो कि स्टेम से होती है ब्रांचेज में और लीव्स में जाके जो वाटर को ट्रांसपिरेशन के जरिए बाहर छोड़ा जाता है, तो उनके जरिए ही जो अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंस हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये अलग अलग जो सब्सटेंस हैं, जैसे CO2 पौधा लेगा, O2 को छोड़ेगा, और शुगर है जो उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर भेजा जाता है। तो मेन बात है, जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो मेनली वाटर स्ट्रीमिंग के द्वारा होता है, जो एक स्ट्रीमिंग का मतलब है एक धारा प्रवाह तरीके से एक लय में ही बहता रहता है जिसमें पानी, तो उसके जरिए इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो फूड का मेनली ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है, और इसमें जो सोर्स टू सिंक, सोर्स का मतलब है खाने को जहाँ पे वो खाना बन रहा है वहाँ से, सिंक का मतलब है जो उसका टारगेट ऑर्गन है भाई कहाँ तक लेके जाना है उसको, तो उसमें ये रोल प्ले करता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फूड सुक्रोज मेनली जो सिंथेसाइज होता है बायोवैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक, तो इसमें जो खाना पत्तों में तैयार किया जाता है तो उसको वैस्कुलर टिश्यू जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है टारगेट ऑर्गन तक। सोर्स इज लीफ while sink is that part that need और store food। तो सोर्स है वो लीफ होता है, जो किचन ऑफ प्लांट भी बोला जाता है, जहाँ पे खाना तैयार होता है पौधों का। और जो सिंक है वो क्या रहते हैं, वो प्लांट पार्ट जिनको इसकी ज़रूरत है या फिर जो इसको स्टोर करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए। सोर्स एंड सिंक में भी रिवर्स्ड डिपेंडिंग ऑन सीजन एंड प्लांट नीड्स। सोर्स और सिंक है ये अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे हमने फिलोएम के अंदर मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट देखा था, जो शुरुआती पार्ट था वीडियो इसका चैप्टर का, उसके अंदर। तो ये सोर्स और सिंक चेंज भी हो सकते हैं अलग अलग कंडीशन पे। जैसे शुगर स्टोर्ड इन रूट में बी मोबिलाइज्ड टू बिकम ए सोर्स ऑफ फूड इन अर्ली स्प्रिंग वैन बर्ड्स ऑफ द ट्री नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे शुरुआत में तो क्या किया जाता है, नॉर्मली खाना जो तैयार होता है पत्तों में उनको रूट्स के पास लेके जाया जाता है, लेकिन जब खाने की कमी हो जाती है स्प्रिंग सीजन के अंदर, जब ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रोथ है प्लांट में वो देखने को मिलती है, तो उस टाइम पे खाने की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, जिसमें रूट से भी खाना है जो उसको जो रूट के पास भेजा गया खाना था उसको वापस कहाँ पे रिमोबिलाइज्ड किया जाता है, जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं उनके पास। तो यहाँ पे जैसे पहले रूट है वो सिंक का काम कर रही थी, लेकिन अभी सोर्स का काम करेगी, क्योंकि वहीं से खाना जो आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन फिलोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है लीफ से रूट की तरफ ही खाना जाए, और रूट से अलग अलग पार्ट्स में लीफ की तरफ भी खाना आ सकता है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल फ्लो है वो बोलते हैं। हैंस फूड इन फिलोएम सैप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो जो खाना है फिलोएम सैप के अंदर, सैप मतलब जो एक फ्लूइड भरा होता है फिलोएम के अंदर, तो उसमें से किसी भी डायरेक्शन में है वो पास किया जा सकता है।
फिलोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज। ये आ गया फीमेल यो फिलोएम सैप क्या होता है, इसके अंदर मेनली तो वाटर होता है, साथ में सुक्रोज भी रहता है। बट अदर सुगर्स, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसलोकेटेड थ्रू फिलोएम। तो इसके अलावा साथ में जो शुगर वगैरह होती हैं, हार्मोन्स कुछ होते हैं जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, और अमाइनो एसिड है, उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हम फिलोएम की जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। इसमें मेनली तो ये ट्यूब होती हैं। इन ट्यूब की खास बात क्या होती है, एक परफोरेटेड वाल के द्वारा ये ट्यूब हैं वो सेपरेट होती हैं, और ये ट्यूब क्या करती हैं, मेनली इनके अंदर जो फिलोएम सैप है वो भरा होता है, और जो शुगर है उसका ट्रांसपोर्ट करती हैं। साथ में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो उनके भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं। उसके बाद प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, जो कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं, वो हम हाइपोथेसिस है वो एक थ्योरी है वो पढ़ते हैं। ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज ए डाइसैकराइड। तो ग्लूकोज जैसे ही तैयार होता है फोटोसिंथेसिस में, प्रोसेस में, तो उसको एकदम से सुक्रोज के अंदर है। सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, तो उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये इवेंट्स हैं, थ्योरी क्या कहती है, उसके अलग अलग इवेंट हैं कि स्टार्टिंग में जो ग्लूकोज बनेगा, उसके बाद उसको डाइसैकराइड में बदला जाएगा, उसके बाद क्या है, जो खाना ही बना है उसको लोडिंग प्रोसेस, लोडिंग प्रोसेस में क्या है, देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या होती हैं, जाइलम, ये जो फिलोएम होता है, फिलोएम का ही एक कंपोनेंट होता है, एंड देन इनटू द लिविंग फिलोएम सीव ट्यूब सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो शुरुआत में जो बिल्कुल सेंटर में होती हैं, जो सीव ट्यूब्स होती हैं, उनके बाहर कंपेनियन सेल होती हैं। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि सीव ट्यूब्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है। और जैसे ही एक बार सीव ट्यूब्स में जो लिविंग सीव ट्यूब्स में जो खाने को कंपेनियन सेल के जरिए ही लेके आया जाता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सीव ट्यूब्स में जो फूड है उसको लोड किया जाता है। उसके बाद प्रोड्यूस ए हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फिलोएम। और जैसे जो सुक्रोज की मात्रा यदि बढ़ती जा रही है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और जिसकी वजह से जो वाटर है एडजेसेंट जाइलम, तो जाइलम और फिलोएम बिल्कुल पास पास रहते हैं ये, तो वाटर को जाइलम से खींच लिया जाता है ओस्मोसिस के द्वारा। तो वाटर है वो जाइलम से फिलोएम के अंदर आ जाता है, और जिनकी वजह से सेटअप है वाटर ग्रेडियंट, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसकी वजह से एक प्रेशर है वहाँ पे डेवलप हो जाता है, क्योंकि साथ में तो उसके अंदर सुक्रोज है उसको भेजा जा रहा है, साथ में वाटर भी वो साइड से ले रहा है ओस्मोसिस के जरिए, जिसकी वजह से एक प्रेशर जो जनरेट होएगा, उसकी वजह से जो सारा जो खाना है वो एक मास फ्लो के रूप में, जैसे वो स्ट्रीमिंग पढ़ी थी हमने, एक स्ट्रीमिंग जैसे रिवर रन करती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो फूड है वो एक मास फ्लो के रूप में आगे बढ़ता है फिलोएम के अंदर। ऑस्मोटिक प्रेशर मूव जाइलम फिलोएम सैप टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। और जैसे एक जगह पे प्रेशर हाइयर हुआ है तो वो लोअर प्रेशर की तरफ है जो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है, इसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू द होल्स इन द सीव प्लेट्स, सो फॉर्मिंग द कंटिन्यूस फिलामेंट। तो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स का मतलब क्या होता है, जो एक साइटोप्लाज्म एक साथ मूव कर रहा है वो किस में से पास होएगा, जो होल्स हैं, सीव प्लेट्स होती हैं जो दो सेल्स के बीच में होती हैं, इनके बीच में छिद्र होता है, और उन छिद्रों से क्या है, जो ये सैप है फिलोएम सैप वो लगातार आगे मूव करता रहता है। एट सिंक, जब ये टारगेट ऑर्गन के पास जो फूड है वो पहुंच जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वहाँ पे जो ऑस्मोसिस है ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, लेकिन वहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कम किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो उसमें क्या किया जाता है, जो सुक्रोज है उसको फिलोएम सैप से बाहर निकाला जाता है उन सेल्स के पास जहाँ पे पहले से ही शुगर हो सकता है ज़्यादा हो, विच विल यूज शुगर कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, स्टार्च और सेलुलोज। और जो सिंक है वो अलग अलग पर्पज के लिए सुक्रोज को यूज कर सकते हैं, और वहाँ पे सुक्रोज पहले से ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए एक यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो देखने को मिलता है। और यदि ज़्यादा नहीं भी है फिर भी ये वो पैसिवली वो वहाँ पे मूव कर सकता है, लेकिन ज़्यादा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे पाया जाता है। एज शुगर आर रिड्यूस्ड रिमूव्ड, जैसे शुगर को रिमूव किया जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन है वो कम होगी वहाँ पे सोल्यूट की, एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फिलोएम। और जैसे ही कंसंट्रेशन कम है तो वाटर को वापस फिलोएम से जाइलम के अंदर भेज दिया जाता है। तो इसके द्वारा जो
ट्रांसपोर्ट है फिलोएम के ट्रांसपोर्ट में, वो जाइलम भी अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो ये ग्रीन लीफ है, सोर्स है ये, और इनके अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस जो ये सुक्रोज बने हैं, सुक्रोज रेड कलर के जो पॉइंट दिखा रखे हैं, इनको जो कंपेनियन सेल है जो कि फिलोएम के पास होती है उनके अंदर लोड किया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट यहीं से शुरू हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा इनको कंपेनियन सेल में लेके आया जाता है, कंपेनियन सेल से इनको लोड किया जाता है फिर फिलोएम के अंदर। और फिलोएम के अंदर हालांकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पहुंचती रहती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो सुक्रोज है उसको साथ इनके अंदर लोड कर दिया जाता है। और जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर है जो इनके पास वाले जो जाइलम ट्यूब होती है वहाँ से ऑस्मोसिस के द्वारा फिलोएम के अंदर आएगा। और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होएगा तो लोअर प्रेशर, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हायर प्रेशर है, यहाँ पे लोअर है, उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा लोअर है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बनने की वजह से जो सैप है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी, लोअर डायरेक्शन में भी। और सिंक जो ये जो टारगेट ऑर्गन है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कंपेनियन सेल्स में जो सुक्रोज है उसको लिया जाता है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स के अंदर पहले से ही सुक्रोज ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इसके लिए दोबारा फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे यूज किया जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे सुक्रोज को बाहर निकाल दिया जाता है तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और कंसंट्रेशन कम होएगी तो वाटर को फिर दोबारा से जाइलम के अंदर है वो मूव कर दिया जाता है। तो वाटर का जस्ट इतना रोल रहता है कि वो एक प्रेशर ग्रेडियंट है उसको बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट देखा जाता है कि फिलोएम है किस तरीके से जो फूड की मूवमेंट है वो करवाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। ये प्लांट का वो टिश्यू पता करने में इस्तेमाल किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट का जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑन द ट्रंक ऑफ ए ट्री ए रिंग ऑफ बार्क अप टू ए डेप्थ ऑफ फिलोएम लेयर कैन बी केयरफुली रिमूव्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, जो तना होता है, तने की जो छाल है, तो उसको फिलोएम टिश्यू तक बिल्कुल केयरफुली रिमूव कर दिया जाता है, ऊपर ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया जाता है केवल डेप्थ ऑफ फिलोएम। तो फिलोएम लेयर को भी हटा दिया जाता है, फिलोएम लेयर को भी यहाँ पे हटाएंगे और जो सेंट्रल पोर्शन है वो बच जाता है बस। इन अब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड पोर्शन ऑफ द बारक। और जैसे हमने फिलोएम बीच में से हटा दिया है तो उसकी वजह से क्या रहेगा, जो ऊपर से जो खाना आ रहा है वो स्टेम के अंदर है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा उस सिरे के ऊपर, और जिसकी वजह से जो स्टेम है वो स्वोलन फूलता रहेगा और कुछ वीक्स के अंदर वहाँ पे उबार है वो देखने को मिलेगा। जो ऊपरला भाग है जो कि खाना ले ऊपर से आएगा ना, जो रूट्स की तरफ जाएगा, तो जिस भी जगह पे हमने जो पोर्शन हटाया है तो उसके जगह पे एक स्वोलन है, एक उबार है वो देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन i.e. टुवर्ड्स द रूट। तो ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ पे एक डायरेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा, रूट्स की तरफ। तो इसको पिक से ज़्यादा हम क्लियर कर सकते हैं, जैसे किसी भी स्टेम को, किसी भी हमने प्लांट लिया, प्लांट के स्टेम को हमने उसके फिलोएम का जो हिस्सा है वो हटा दिया, ये वाला हिस्सा यहाँ पे हटा रखा है। और उसके बाद क्या देखेंगे हम, थोड़े टाइम के बाद जो वहाँ पे जो स्वोलन है, वो जो प्लांट का अपर वाला पार्ट है, क्योंकि फूड है ऊपर से आ रहा है रूट्स की तरफ, तो वो आगे मूव कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने जो फिलोम है वो टिश्यू हटा ही दिया जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उबार बनता रहेगा। और ये काफ़ी जो एक इस स्वोलन नेचर का बनना ही, स्वोलन पार्ट का बनना ही ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है।